नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 132 बातचीत। वह कर्नल रवि ठाकुर के बंगले पर अकेले पहुंचे। ध्रुव मल्होत्रा को आते देख विला के बाहर पहरा दे रहे दो लोग तुरंत उनका स्वागत करने आ गए। नमस्कार, उत्तरी लियाओ राजा, दोनों व्यक्तियों ने आदरपूर्वक कहा। ध्रुव मल्होत्रा ने हल्के से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं कर्नल रवि ठाकुर से मिलने आया हूँ। कृपया उन्हें मेरे आगमन की सूचना दीजिए। हाँ, उत्तरी लियाओ राजा, उनमें से एक ने तुरंत जवाब दिया और विला में प्रवेश करने के लिए मुड़ गया। कुछ ही देर में कर्नल रवि ठाकुर विला के अंदर से बाहर आए। नमस्कार, उत्तरी लियाओ राजा, कर्नल रवि ठाकुर ने ध्रुव मल्होत्रा को हल्का सा झुकाकर कहा। ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, मैं कर्नल रवि ठाकुर को इतनी सुबह परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप क्या कह रहे हैं, उत्तरी लियाओ राजा, कर्नल रवि ठाकुर ने तुरंत हस्तक्षेप किया, फिर आगे कहा, यदि आप नहीं होते तो मुझे कल इतनी महिमा नहीं मिलती। कृपया अंदर आइए, उत्तरी लियाओ राजा, आइए अंदर बात करें। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने सिर हिलाया और कर्नल रवि ठाकुर के पीछे विला में चले गए। दोनों के अपनी सीट पर बैठने के बाद एक गार्ड ने तुरंत उनमें से प्रत्येक के लिए एक एक कप चाय परोसी। फिर गार्ड पीछे हट गया। कर्नल रवि ठाकुर ने ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, मुझे लगता है, उत्तरी लियाओ राजा, कि आप चुड़ैल कबीले के बारे में बात करने के लिए इतनी सुबह मुझसे मिलने आए हैं। वास्तव में ध्रुव मल्होत्रा ने इनकार नहीं किया और सीधे बात की। बहरहाल कर्नल रवि ठाकुर कुछ देर रुके, फिर धीरे से बोले, क्या उत्तरी युद्ध के राजा मुझसे नेताजू के मामले के बारे में पूछना चाहते हैं? ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा और उसकी इस नज़र ने कर्नल रवि ठाकुर के दिल की धड़कन अचानक बढ़ा दी। ध्रुव मल्होत्रा के बोलने का इंतजार किए बिना कर्नल रवि ठाकुर ने जल्दी से समझाना शुरू कर दिया, उत्तरी लियाओ राजा, कृपया गलत मत समझिए, मेरा इरादा आपकी जांच करने का नहीं था। लेकिन उस समय जब मैं नेताजू के साथ महान जंगल में प्रवेश कर रहा था, चट्टान से गिरने से पहले उसने मुझसे कहा था कि वह और आप, उत्तरी लियाओ राजा, चचेरे भाई थे। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने सिर हिलाया और कर्नल रवि ठाकुर से अपनी नज़र हटा ली। ये देखकर कर्नल रवि ठाकुर ने राहत की सांस ली। कर्नल रवि ठाकुर द्वारा उल्लिखित नेताजू, जिनका पूरा नाम जू योंगकियांग था, ध्रुव मल्होत्रा के चचेरे भाई थे। कई साल पहले वह कर्नल रवि ठाकुर के साथ मिलकर चुड़ैल कबीले का सफाया करने के लिए महान जंगल में गया था। अंततः कर्नल रवि ठाकुर की रक्षा करते समय वह चुड़ैल कबीले के एक शक्तिशाली सदस्य द्वारा घायल हो गया और एक खड्ड में गिर गया। पतन से पहले ही जू योंगकियांग ने कर्नल रवि ठाकुर को ध्रुव मल्होत्रा के साथ अपने चचेरे भाई के रिश्ते के बारे में बताया था। इसके बाद कर्नल रवि ठाकुर गंभीर रूप से घायल होकर वापस लौटे और कोमा में चले गए। ध्रुव मल्होत्रा की मदद से आज तक नहीं होश में आए, इसलिए उन्हें जू योंगकियांग की स्थिति के बारे में ध्रुव मल्होत्रा को बताने का मौका नहीं मिला। मेरा चचेरा भाई चट्टान से कहाँ गिरा? ध्रुव मल्होत्रा ने पूछा। कर्नल रवि ठाकुर ने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की और तुरंत कहा, महान जंगल में आकाश भेदी पर्वत नामक एक पर्वत है। नेताजू उस पर्वत से गिर गया। उस समय वह मेरी रक्षा कर रहा था और उसे चुड़ैल कबीले के कई महान ग्रैंड मास्टरों ने घेर लिया और हमला कर दिया। अंततः वह चट्टान से गिर गया। मुझे डर है कि संभावनाएं बहुत कम हैं। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा का चेहरा और भी गंभीर हो गया। गंभीर रूप से घायल होने और चट्टान से गिरने के कारण बचने की कोई संभावना नहीं थी। हालांकि जू योंगकियांग एक महान ग्रैंड मास्टर थे, इसलिए शायद अभी भी आशा की एक किरण थी। मुझे कर्नल रवि ठाकुर की आवश्यकता होगी जो बाग के 3 बुजुर्गों और 4 नेताओं को बुलाकर एक साथ महान जंगल में प्रवेश करने पर चर्चा करें। ध्रुव मल्होत्रा कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। कर्नल रवि ठाकुर ने तुरंत सिर हिलाया और दरवाजे की ओर चिल्लाया, इधर आओ। जैसे ही उसने ये कहा, 2 गार्ड तुरंत अंदर आ गए। महाराज, क्या आदेश है? उनमें से एक ने आदरपूर्वक पूछा। कर्नल रवि ठाकुर ने तुरंत कहा, जाओ और गार्डन के 3 बुजुर्गों और 4 महान कमांडरों को तुरंत परिषद हॉल में इकट्ठा होने के लिए कहो। मुझे उत्तरी लियाओ राजा के साथ उनके साथ चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण मामले हैं। जी महाराज, गार्ड ने जवाब दिया और विला से बाहर चला गया। 10 मिनट से अधिक समय बाद वही गार्ड वापस लौटा और कर्नल रवि ठाकुर और ध्रुव मल्होत्रा से कहा, प्रभु, गार्डन के 3 बुजुर्ग और 4 महान कमांडर सभी काउंसिल हॉल में आ चुके हैं। अच्छा, आप नीचे जा सकते हैं। कर्नल रवि ठाकुर ने हल्का सा सिर हिलाया और फिर ध्रुव मल्होत्रा से कहा, उत्तरी लियाओ राजा, क्या अब हम चलें? अच्छा,
ध्रुव मल्होत्रा ने सिर हिलाया और कर्नल रवि ठाकुर के साथ विला से बाहर निकलकर सीधे काउंसिल हॉल की ओर चल पड़े। जब वे दोनों परिषद हॉल में दाखिल हुए तो तीनों बुजुर्ग और समर जोशी, चारों कमांडर, सभी वहां आ चुके थे। ध्रुव मल्होत्रा और कर्नल रवि ठाकुर को देखते ही सभी लोग तुरंत खड़े होकर सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन करने लगे और बोले, हमने उत्तरी लियाओ राजा कर्नल रवि ठाकुर को देखा है, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। कर्नल रवि ठाकुर ने हाथ हिलाकर कहा। ध्रुव मल्होत्रा ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार ये दक्षिणी सीमा सेना का सैन्य परिषद हॉल था और कर्नल रवि ठाकुर उनके बगल में थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे जानबूझकर सुर्खियां बटोरने के लिए नहीं बोलेंगे। सभी के बैठ जाने के बाद कर्नल मल्होत्रा भी तुरंत काउंसिल हॉल में आ गए। जहां तक विक्रम सिंह और आदित्य मेहता का सवाल है, वे रोशनी वर्मा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बने रहे। ठीक है, अब जब सब लोग यहां आ गए हैं तो चलिए शुरू करते हैं, कर्नल रवि ठाकुर ने कहा। उनकी नज़र इकट्ठी भीड़ पर घूम रही थी। एम्पायर पर एक्सक्लूसिव एडवेंचर्स पढ़ें, ये सुनकर सभी के चेहरे पर गंभीरता आ गई। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए इकट्ठा किया है क्योंकि उत्तरी युद्ध राजा 100,000 पहाड़ों में प्रवेश करना चाहता है और चुड़ैल के द्वार में जाना चाहता है। चुड़ैल गेट की इस यात्रा के संबंध में आप जो भी राय रखना चाहें बेझिझक व्यक्त करें, कर्नल रवि ठाकुर ने गंभीरता से कहा। वह स्वयं ही सैनिकों को चुड़ैल के द्वार तक ले गया था और स्वाभाविक रूप से उनकी ताकत से परिचित था। यही कारण था कि वह किसी और की तुलना में अधिक सतर्क दिखाई दिया। जैसे ही उसके शब्द निकले, गार्डन के 3 बुजुर्गों में से सबसे बड़े ने सबसे पहले कहा, प्रभु, चुड़ैल का द्वार सैकड़ों वर्षों से 1 लाख पहाड़ों में स्थापित है और उनकी ताकत शायद हमारी कल्पना से परे है। इसके अलावा 100,000 पर्वतों के अंदर का इलाका खतरनाक है, ऊंचे पहाड़ों और खड़ी चोटियों से भरा है, जो बड़ी सेना के प्रवेश के लिए शायद ही उपयुक्त है। एक बड़ी सेना का 100,000 पर्वतों में प्रवेश प्रतिबंधित होने की संभावना है, लेकिन अगर हम पहाड़ों में एक छोटी टीम भेजते हैं तो हम चुड़ैल के द्वार के लिए एक मैच नहीं हो सकते हैं। एल्डर के शब्द सुनकर वहां उपस्थित अन्य लोगों ने भी अनुमोदनात्मक भाव प्रदर्शित किए। यहां तक कि उत्तरी लियाओ में दूर रहने वाले कर्नल मल्होत्रा भी चुड़ैल के द्वार की भयानक प्रकृति से अच्छी तरह परिचित थे। एक संप्रदाय जो सैकड़ों वर्षों तक 1 लाख पर्वतों पर अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम रहा था, उसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। सबसे सुरक्षित कार्रवाई ये होगी कि दक्षिणी सीमा सेना सीधे 100,000 पर्वतों पर हमला करे और चुड़ैल के द्वार को नष्ट कर दे। दक्षिणी सीमा सेना के हजारों सैनिकों के कुचलने वाले खुरों के नीचे, भले ही चुड़ैल के गेट में 1 से अधिक युद्ध राजा विशेषज्ञ हों, वे मौके पर ही नष्ट हो जाएंगे। हालांकि दक्षिणी सीमा सेना की बड़ी सेना के 100,000 पहाड़ों में प्रवेश किए बिना यहाँ हर कोई चुड़ैल के द्वार का सामना करते समय अनिश्चित होगा। यद्यपि ध्रुव मल्होत्रा आसानी से मियामोतो मुसाशी को मार सकता था, जिसने अभी अभी वारकिंग क्षेत्र में कदम रखा था, परंतु मियामोतो मुसाशी तो वारकिंग क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में ही था और वह वास्तव में वारकिंग की दुर्जय युद्ध शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता था। और चूंकि चुड़ैल का द्वार इतने लंबे समय से अस्तित्व में था, इसलिए इसके भीतर युद्ध राजा विशेषज्ञ अवश्य होंगे और वे सामान्य युद्ध राजा स्तर के नहीं होंगे। कम से कम मियामोतो मुसाशी की तरह तो नहीं ही होंगे जो युद्ध राजा क्षेत्र के केवल प्रारंभिक चरण में थे। अध्याय 133 स्वर्ग भेदी पर्वत। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, वहां उपस्थित सभी लोगों की उत्सुकता भरी निगाहें ध्रुव मल्होत्रा की ओर घूम गईं। हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक था कि ध्रुव मल्होत्रा जैसा व्यक्ति डायन संप्रदाय का सामना करने के लिए किस तरह की योजना बनाता है। उन्होंने कहा, जैसा कि महान बुजुर्ग ने बताया था, 100,000 पर्वतों का इलाका खतरनाक है और बड़ी सेना के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए हम में से केवल कुछ ही चुड़ैल संप्रदाय में जाएंगे। ध्रुव मल्होत्रा ने बोलते समय उपस्थित लोगों पर नजर डाली। ये सुनकर सभी लोग दंग रह गए। वहां अधिकतम 10 लोग उपस्थित थे। क्या 10 लोग संभवतः चुड़ैल संप्रदाय को नष्ट कर सकते थे? ये सिर्फ चुड़ैल संप्रदाय को नष्ट करने के बारे में नहीं था, यहाँ तक कि इस कठिन परीक्षा से बच पाना भी अनिश्चित था। कर्नल रवि ठाकुर ने ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखा। उनके हाव भाव से लग रहा था कि उन्हें और भी कुछ कहना है, फिर भी वे झिझक रहे थे। वहां उपस्थित अन्य लोगों की तुलना में वह, जिसने पहले भी चुड़ैल संप्रदाय का सीधे सामना किया था, निस्संदेह उनकी ताकत को बेहतर ढंग से समझता था। साम्राज्य पर नवीनतम कहानियां पढ़ें। ठीक इसी कारण से कर्नल रवि ठाकुर डायन संप्रदाय की ताकत को अच्छी तरह से जानते थे। यद्यपि उनके पास ध्रुव मल्होत्रा था जो आसानी से शुरुआती चरण के लड़ाकों को परास्त कर सकता था, फिर भी कर्नल रवि ठाकुर में किसी भी प्रकार का आत्मविश्वास नहीं था। इससे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इसमें क्या शामिल है, ध्रुव मल्होत्रा ने तुरंत कहा, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया था कि कर्नल रवि ठाकुर के मन में कुछ चल रहा है। ये देखकर कि ध्रुव मल्होत्रा ने यहाँ तक कह दिया है, कर्नल रवि ठाकुर ने स्वाभाविक रूप से आगे कोई बहस नहीं की।
एक क्षण की चुप्पी के बाद उन्होंने बैठे हुए लोगों पर नजर डाली और दृढ़ता से कहा, चूंकि उत्तरी युद्ध राजा ने अपना निर्णय ले लिया है, इसलिए हमें उत्तरी युद्ध राजा के साथ 100,000 पहाड़ों तक जाना चाहिए। मेरा मानना है कि दक्षिणी सीमा की सेना में कोई भी कायर नहीं है ना? ये सुनकर सभी ने गंभीरता से सिर हिलाया। ये कहना कि वे डरे हुए नहीं थे झूठ होगा। भले ही बैठे हुए सभी ग्रैंड मास्टर थे, लेकिन सैकड़ों सालों से 100,000 पहाड़ों में जमे हुए चुड़ैल संप्रदाय का सामना करने से सभी को अनिश्चितता महसूस हो रही थी। चूंकि उत्तरी युद्ध राजा ने ऐसा कहा है, तो मैं, बूढ़ा आदमी, 100,000 पहाड़ों से निपटने में उत्तरी युद्ध राजा में शामिल होने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालने को तैयार हूँ। ये बूढ़ा आदमी ये देखना चाहता है कि उस चुड़ैल संप्रदाय में ऐसी क्या असाधारण बात है जो सैकड़ों वर्षों से दक्षिणी सीमा पर हावी है। महान ग्रैंड मास्टर ने सख्ती से कहा। जैसे जैसे वह बोलते गए, अन्य लोगों ने भी धीरे धीरे अपना संकल्प दृढ़ कर लिया। ग्रेट ग्रैंड मास्टर सही कह रहे हैं, चुड़ैल संप्रदाय सिर्फ एक मार्शल संप्रदाय है। इससे वास्तव में क्या हो सकता है? यदि वे 1,00,000 पहाड़ों के भीतर नहीं बसे होते, तो मैं बहुत पहले ही दक्षिणी सीमा सेना का नेतृत्व कर चुड़ैल संप्रदाय का सफाया कर चुका होता। उत्तरी लियाओ राजा जैसे शक्तिशाली नेता के नेतृत्व में हम निश्चित रूप से डायन संप्रदाय को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। समर जोशी ने भी कहा। ये देखकर कि सभी को कोई शिकायत नहीं है, ध्रुव मल्होत्रा ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। वास्तव में अपनी ताकत के कारण उसे चुड़ैल संप्रदाय को नष्ट करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं थी। वह अकेले ही आसानी से संप्रदाय को खत्म कर सकता था। तो फिर ये तय हो गया, हम आज दोपहर को 100,000 माउंटेन्स के लिए रवाना होंगे। कर्नल रवि ठाकुर ने बातचीत को आगे बढ़ाया और कहा। रवाना होने से ठीक पहले ध्रुव मल्होत्रा ने कर्नल रवि ठाकुर से कुछ जड़ी बूटियां मांगी और कई गोलियां बना लीं। 100,000 पर्वत जहरीले कीड़ों से भरे हुए थे और प्राकृतिक विषाक्त अवरोध रास्ते में बाधा डाल रहे थे। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि डायन संप्रदाय के सदस्य जहर और जहरीले कीड़ों का इस्तेमाल करने में माहिर थे। ध्रुव मल्होत्रा ने जो गोलियां बनाई थीं, वे एक तरह की विषरंग गोली थीं। यदि किसी को सामान्य जहर या विषाक्त गैसों का सामना करना पड़े, तो एक गोली खाने से तत्काल विषरण सुनिश्चित हो जाएगा। समय तेजी से दोपहर की ओर बढ़ गया और जब ध्रुव मल्होत्रा शहर के द्वार पर पहुंचे तो कर्नल रवि ठाकुर और अन्य लोग पहले ही एकत्र हो चुके थे। ध्रुव मल्होत्रा को आते देख कर्नल रवि ठाकुर ने बड़े गर्व से हाथ हिलाया और ऊंची आवाज में कहा, चले जाओ महान पर्वतों की ओर। फिर लोगों का एक समूह कई जीपों में सवार होकर दक्षिणी सीमा सेना के मुख्यालय से सीधे ग्रेट माउंटेन्स की ओर बढ़ गया। समूह जल्द ही ग्रेट माउंटेन्स में प्रवेश कर गया। जैसा कि ध्रुव मल्होत्रा ने सोचा था, ग्रेट माउंटेन्स में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद उनका रास्ता एक जहरीले अवरोध से अवरुद्ध हो गया। ये विश्व अवरोध अत्यंत शक्तिशाली है। क्या हमें इसके चारों ओर चले जाना चाहिए? विषैली बाधा के विशाल विस्तार को देखते हुए कर्नल रवि ठाकुर ने गहरी आवाज में कहा। वह एक बार ग्रेट माउंटेन्स पर जा चुके थे और स्वाभाविक रूप से उन्हें वहां की परिस्थितियों के बारे में अन्य लोगों की तुलना में अधिक जानकारी थी। ये सुनकर बाकी लोगों ने भी चुपचाप सिर हिला दिया। यद्यपि वे ग्रैंड मास्टर थे, तथापि विष अवरोधक के अत्यंत शक्तिशाली विष का सामना करते हुए उनके पास बिना किसी चोट के बच निकलने की बहुत कम संभावना थी। विचरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। ध्रुव मल्होत्रा अचानक बोल पड़े। फिर उसने अपने द्वारा तैयार की गई सभी गोलियां निकाली और प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कुछ गोलियां वितरित की। ये विषरंग गोलियां हैं। जब तक आप एक निगलते हैं, ग्रेट माउंटेन्स में अधिकांश जहर और जहर अवरोध आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सभी को डिटॉक्सिफिकेशन गोलियां वितरित करने के बाद ध्रुव मल्होत्रा ने कहा। ये सुनकर सभी लोग प्रसन्न हो गए। ध्रुव मल्होत्रा की चिकित्सा कुशलता की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई और उन्होंने कर्नल रवि ठाकुर को 3 वर्ष के कोमा से भी जगाया था। उपचार के मात्र आधे महीने में ही उन्होंने कर्नल रवि ठाकुर की ताकत को मध्यम स्तर के ग्रैंड मास्टर से ग्रैंड मास्टर के स्तर के शिखर तक न केवल बहाल कर दिया था, बल्कि उन्हें और भी आगे बढ़ा दिया था तथा उन्हें बैटल किंग बनने के कगार पर ला खड़ा किया था। ऐसे चिकित्सकीय कौशल के साथ यह असंभव था कि कोई भी उस पर संदेह करता। यदि ध्रुव मल्होत्रा अब उन्हें बताता कि उसके हाथ में मौजूद गोलियां सभी बीमारियों को ठीक कर सकती हैं। समूह में प्रत्येक ने एक एक विषरंग गोली निगल ली और ध्रुव मल्होत्रा के कुछ कहने की प्रतीक्षा किए बिना विष अवरोधक की ओर चलना शुरू कर दिया। समूह ने अपनी सांस को यथासंभव रोक कर रखा। हालांकि उन्होंने विषरंग गोलियां ली थीं और जहर की बाधा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, लेकिन बाधा की गंध अवर्णनीय रूप से अप्रिय थी। विषरंग गोलियों की सहायता से समूह ने शीघ्र ही विष की बाधा को पार कर लिया। कर्नल रवि ठाकुर ने अचानक पास ही स्थित एक ऊंचे पहाड़ की ओर इशारा किया और गंभीरता से कहा, उत्तरी लियाओ राजा, यह माउंट तियान की है। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने कर्नल रवि ठाकुर द्वारा बताई गई दिशा का अनुसरण किया और ऊपर देखा, फिर गंभीरता से सिर हिला दिया।
फिर उसने गहरी आवाज में कहा, चलो पहले माउंट त्यानकी की ओर चलें। हालांकि समूह को यह नहीं पता था कि ध्रुव मल्होत्रा ने अचानक माउंट त्यानकी की ओर जाने का फैसला क्यों किया, लेकिन किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। कर्नल रवि ठाकुर के नेतृत्व में ये दल रात होते ही माउंट त्यानकी की तलहटी में पहुंच गया। चलो आज रात यहीं डेरा डालते हैं और दिन निकलते ही निकल पड़ते हैं। ध्रुव मल्होत्रा ने आसमान की ओर देखते हुए, जो पूरी तरह से काला हो चुका था, गहरी आवाज में कहा। ये सुनकर सभी ने अपने बैग उतारे और टेंट निकाले। चूंकि वहां मौजूद सभी लोग सैन्यकर्मी थे और उन्हें पता था कि वे पहाड़ों की ओर जा रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे विशेष टेंट लेकर आए थे। तंबू जल्दी से लगा दिए गए और सभी लोग आराम करने के लिए तुरंत अंदर चले गए। लेकिन ध्रुव मल्होत्रा एक पेड़ के नीचे अकेले बैठे थे। दूर तक देखते हुए उनका चेहरा उलझन में था, उनकी आंखों में यादें भरी हुई थीं। अतीत अंततः हवा की तरह है, समय बीतने के साथ उसके आसपास के लोगों की संख्या हमेशा के लिए कम हो जाती है। उस रात ध्रुव मल्होत्रा ने बहुत सोचा। उसे अपने कई दोस्त और भाई याद आए जो मर चुके थे और कई जो अभी भी जीवित थे। कुछ लोग और चीजें केवल यादों में ही जीवित रहती हैं। आसमान साफ था, बिखरे हुए तारे थे, ध्रुव मल्होत्रा के मूड की तरह अकेलापन भी। अध्याय 134 तीन युद्ध के राजा। जब तक पूर्वी आकाश में भोर की पहली किरण दिखाई नहीं देने लगी, ध्रुव मल्होत्रा ने धीरे धीरे अपनी निगाहें हटा लीं। उत्तरी लियाओ राजा, क्या आप पूरी रात सोए नहीं? कर्नल रवि ठाकुर सबसे पहले तंबू से बाहर निकले और ध्रुव मल्होत्रा को अभी भी पेड़ के नीचे बैठे देखकर वे रुके, फिर तुरंत पूछा। अपना अगला पठनीय लेख अंपायर पर खोजें। ध्रुव मल्होत्रा ने थोड़ा सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ चीजों के बारे में सोच रहा था, और इससे पहले कि मैं जान पाता, मैं पूरी रात बैठा रहा। कर्नल रवि ठाकुर ने आगे कुछ नहीं पूछा। वह जानते थे कि वह स्थान जहां ज़ुयोंग की आंख चट्टान से गिरा था, यहीं था, और ध्रुव मल्होत्रा का पूरी रात यहां बिताना संभवतः ज़ुयोंग की आंख से संबंधित था। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तो अन्य लोग भी एक के बाद एक अपने तंबुओं से बाहर निकलने लगे। समूह ने जल्दी से अपने तंबू उखाड़ लिए और उन्हें पुनः अपने बैगों में रख लिया। चलो चुड़ैल संप्रदाय के पास चलें, ध्रुव मल्होत्रा ने उदासीनता से कहा। ये सुनकर कर्नल रवि ठाकुर ने तुरंत सिर हिलाया और फिर ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोगों को विशाल पर्वत श्रृंखला की गहराई की ओर ले गए। इस पर्वत श्रृंखला को महान पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता था क्योंकि इसमें एक के बाद एक कई चोटियां एक दूसरे पर चढ़ी हुई थीं। विशाल पर्वत श्रृंखला को पार करके चुड़ैल संप्रदाय तक पहुंचने के लिए इन असंख्य चोटियों पर चढ़ना होगा। अधिकांश मार्शल कलाकारों के लिए पहाड़ों को पार करना कठिन नहीं होता, लेकिन विशाल पर्वत श्रृंखला के भीतर जहरीले जीव बहुतायत में थे तथा प्राकृतिक जहरीली बाधाएं रास्ते में बाधा उत्पन्न करती थीं। यहां तक कि एक महान ग्रैंडमास्टर के लिए भी विशाल पर्वत श्रृंखला को पार करके चुड़ैल संप्रदाय तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। जो लोग पीछे चल रहे थे उनके साथ ध्रुव मल्होत्रा और कर्नल रवि ठाकुर थे, जो पहले भी पर्वत श्रृंखला पर जा चुके थे और उन्होंने उनका नेतृत्व किया, इसलिए रास्ते में उन्हें किसी बड़े खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। एक के बाद एक चोटियों पर चढ़ने के बाद जब सूर्य सिर के ऊपर था, ध्रुव मल्होत्रा और उनके साथियों ने अंततः चुड़ैल संप्रदाय का पर्वतीय द्वार देखा। विशाल पर्वतीय द्वार जंगलों के बीच स्थित था, जिसके ऊपर एक पट्टिका लटकी हुई थी जिस पर चुड़ैल संप्रदाय लिखा हुआ था। चुड़ैल संप्रदाय अक्षर जोरदार स्ट्रोक के साथ लिखे गए थे जो पुराने दिनों की भावना से भरे हुए थे, और एक गहन आभा थी जो दर्शाती थी कि जिस व्यक्ति ने इन शब्दों को उकेरा था वह अविश्वसनीय रूप से मजबूत रहा होगा। हम यहाँ क्यों आए हैं और अभी तक चुड़ैल संप्रदाय का एक भी व्यक्ति क्यों नहीं देखा? समर जोशी ने हल्की सी भौहें सिकुड़कर गहरी आवाज में पूछा। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने हंसते हुए कहा, शायद डायन संप्रदाय को पहले ही खबर मिल गई होगी कि हम उनसे मिलने आ रहे हैं। चुड़ैल संप्रदाय के आसपास का क्षेत्र अब बहुत शांत है, उन्होंने हमारे खिलाफ कोई कदम उठाने के इरादे से पहले से तैयारी कर रखी होगी। इन शब्दों पर सभी के भाव थोड़े बदल गए। चुड़ैल संप्रदाय के लिए निकले समूह के केवल कुछ लोगों को ही उनकी यात्रा के बारे में पता था, तो चुड़ैल संप्रदाय के लोगों को पहले से इसकी भनक कैसे लग सकती थी? एक क्षण के लिए सबके चेहरे काले पड़ गए। ये चुड़ैल संप्रदाय सैकड़ों वर्षों से महान पर्वत श्रृंखला में स्थापित था, फिर भी वे दक्षिणी सीमा सेना में अपना प्रभाव बढ़ाने में कामयाब रहे। ये स्पष्ट था कि डायन संप्रदाय की सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहने की क्षमता सरल नहीं थी। चलो अंदर चलें और देखें कि चुड़ैल संप्रदाय के लोग क्या कर रहे हैं, ध्रुव मल्होत्रा ने हंसते हुए कहा। दूसरों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना वह आगे बढ़ गया और चुड़ैल संप्रदाय के पहाड़ी द्वार की ओर चल पड़ा। ये देखकर समूह के बाकी लोग भी तुरंत उसके पीछे चले गए। फिर भी जब ध्रुव मल्होत्रा और उनके साथी गेट के सामने पहुंचे तो चुड़ैल संप्रदाय से एक भी आत्मा दिखाई नहीं दी। बूम!
करण मल्होत्रा की मुट्ठी ने चुड़ैल संप्रदाय के पहाड़ी द्वार को तोड़ दिया, जिससे दोनों विशाल द्वार एक पल में मलबे के ढेर में बदल गए। यद्यपि उनका अपना द्वार नष्ट हो गया था, फिर भी चुड़ैल संप्रदाय का एक भी व्यक्ति वहां नहीं आया। डायन संप्रदाय के भीतर प्राचीन शैली में निर्मित हॉल और महल थे, जिनमें से प्रत्येक में बीते युगों की भावना झलकती थी। अपनी शक्तिशाली अनुभूति से ध्रुव मल्होत्रा यह महसूस कर सकते थे कि हालांकि डायन संप्रदाय के हॉल खाली दिखाई देते थे, लेकिन वास्तव में उनके भीतर कई लोग छिपे हुए थे। इनमें से कई हॉलों में ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स की आभा प्रस्फुटित हुई, और उनके पीछे ध्रुव मल्होत्रा ने भी वॉकिंग रियल्म के स्तर पर योद्धाओं की 3 आभाओं का पता लगाया। उनमें से ध्रुव मल्होत्रा ने एक आभा को देखकर हल्की सी भौहें सिकुड़ी और उनकी आंखों में एक प्रकार की प्रसन्नता झलकने लगी। क्या ऐसा हो सकता है कि इस चुड़ैल संप्रदाय के लोगों को पता था कि हम आ रहे हैं और वे पहले ही भाग गए? समर जोशी ने अपनी भौहें उठाए और कहा। अपने सामने डायन संप्रदाय के सुनसान हॉल को देखकर बाकी सभी लोग भी हैरानी से भर गए। वे पहले ही डायन संप्रदाय के परिसर में प्रवेश कर चुके थे, फिर भी संप्रदाय के सदस्य कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उत्तरी लियाओ राजा, आप अंततः आ ही गए। संप्रदाय नेता लंबे समय से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। तभी डायन संप्रदाय के मुख्य हॉल के अंदर से एक तेज आवाज आई। इस आवाज में इतनी गहरी ताकत थी कि आवाज के मालिक ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोगों से कई मुख्य हॉल दूर होने के बावजूद भी आवाज स्पष्ट रूप से सभी के कानों तक पहुंचती थी। यह आवाज सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, चलो इस डायन संप्रदाय के नेता से मिलते हैं और देखते हैं कि वह क्या क्या चालें चलता है। इतना कहकर ध्रुव मल्होत्रा अकेले ही मुख्य हॉल की ओर चल दिए, जहां से वह आवाज आई थी। ये देखकर अन्य लोग भी तुरंत वहां चले गए। वे शीघ्रता से एक मुख्य हॉल में पहुंचे। हॉल के अंदर सफेद बाल और दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी बीच में राजसी भाव से बैठा हुआ था। बूढ़े आदमी के पास 1 दर्जन से अधिक अधेड़ उम्र के पुरुष खड़े थे। बिना किसी अपवाद के इन मध्यम आयु वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति की आभा ग्रैंड मास्टर दायरे में थी। इनमें से भी 3 ऐसे थे जो ग्रेट ग्रैंड मास्टर के स्तर तक पहुंचने से मात्र 1 कदम दूर थे। प्रसिद्ध उत्तरी युद्ध राजा का व्यक्तिगत रूप से हमारे डायन संप्रदाय का दौरा करना वास्तव में इस संप्रदाय के नेता के लिए सम्मान की बात है, बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा। ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, प्रारंभिक चरण के युद्ध राजा, आपकी ताकत बिल्कुल मियामोतो मुसाशी जैसी है। चूंकि आपके चुड़ैल संप्रदाय के जासूस पहले ही दक्षिणी सीमा की सेना में घुसपैठ कर चुके हैं, इसलिए आपको उस घटना के बारे में पता होना चाहिए जब कुछ समय पहले मियामोतो मुसाशी ने सेना को चुनौती दी थी, है न? क्या तुम जानते हो कि अगर मैं अकेले तुम्हारा सामना करूं तो मैं तुम्हें उतनी ही आसानी से मार सकता हूं जितनी आसानी से मैं अपना हाथ आगे बढ़ा सकता हूं? ये सुनकर चुड़ैल संप्रदाय के संप्रदाय नेता ने जोर से हंसी निकाली। उसने बिना किसी संयम के ध्रुव मल्होत्रा को देखा और फिर कहा, उत्तरी लियाओ राजा, ओह उत्तरी लियाओ राजा, अगर मैं अकेला होता तो स्वाभाविक रूप से मैं आपके सामने आने की हिम्मत नहीं करता। आप उन लोगों को क्यों नहीं बुलाते जो मुख्य हॉल के पीछे छिपे हैं? ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा और आगे कहा, वहां भी 2 वॉकिंग पावर हाउस हैं और उनमें से एक तो वॉकिंग के मध्य चरण में है। ध्रुव मल्होत्रा ने कहा, आप सभी बहुत साहसी हैं, सिर्फ मुझे मारने के लिए 3 शक्तिशाली योद्धाओं को इकट्ठा कर लिया है। ध्रुव मल्होत्रा की बातें सुनकर डायन संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख का चेहरा तुरंत बदल गया। तथ्य यह है कि दूसरे पक्ष को यहाँ 3 युद्ध राजा शक्तियों के बारे में पता था, फिर भी उसने इस मुख्य हॉल में कदम रखने का साहस किया। क्या इसका मतलब ये था कि ध्रुव मल्होत्रा तीनों वॉकिंग ताकतवरों से बिल्कुल भी नहीं डरते थे? जैसे ही यह संभावना उसके मन में आई, डायन संप्रदाय के नेता ने तुरंत अपना सिर हिलाया तथा अपने मन से इस विचार को खारिज कर दिया। उत्तरी युद्ध राजा केवल युद्ध राजा क्षेत्र में ही सबसे अधिक शक्तिशाली था और 1 या 2 युद्ध राजा शक्तियों को पराजित करने में सक्षम होना पहले से ही उसकी सीमा थी। 3 शक्तिशाली युद्ध राजाओं का सामना करते हुए यहाँ तक कि महान उत्तरी युद्ध राजा का भी एक ही परिणाम हुआ, मृत्यु। हा, उत्तरी युद्ध राजा अभी भी पहले जैसा ही है। तभी मुख्य हॉल के पीछे से एक जोरदार आवाज आई। अध्याय 135 आकाश क्षितिज भगवान। उनका नेतृत्व एक बूढ़ा आदमी और एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी कर रहे थे। दोनों व्यक्तियों से निकलने वाली आभा अत्यंत शक्तिशाली थी, जो ये दर्शाती थी कि वे पहले ही युद्ध राजा के राज्य में पहुंच चुके थे। बूढ़े आदमी की आभा चुड़ैल संप्रदाय के संप्रदाय नेता के समान थी। दोनों युद्ध राजा क्षेत्र के प्रारंभिक चरणों में मजबूत अभ्यासी थे। जहां तक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की बात है तो उसका आभामंडल अन्य 2 की तुलना में कुछ अधिक मजबूत था, क्योंकि वह युद्ध राजा के दायरे के मध्य चरण में कदम रख चुका था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति को मुख्य भूमिका में देखकर करण मल्होत्रा के चेहरे का रंग एकदम बदल गया।
जानलेवा इरादे से भरे चेहरे के साथ उसने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को घूरते हुए गुस्से से कहा, भगवान त्यानेन, आपने वास्तव में चुड़ैल संप्रदाय के लोगों के साथ मिलकर भगवान के खिलाफ जाने का इरादा किया है। लॉर्ड त्यानेन उत्तरी लियाओ के 7 महान लॉर्ड्स में से एक थे। अपने विशाल भूभाग के साथ अत्यधिक सम्मानित उत्तरी लियाओ सेना के अलावा 7 राजा थे जो स्वतंत्र रूप से शासन करते थे और प्रत्येक ने उत्तरी लियाओ की असीम भूमि के विशाल हिस्से पर कब्जा कर रखा था। उत्तरी लियाओ के 7 राजा युद्ध के शक्तिशाली राजा थे। ऐसी ताकत ही वह मूल कारण था जिसके कारण उत्तरी लियाओ ड्रैगन राष्ट्र के अन्य 3 प्रमुख युद्ध क्षेत्रों को मजबूती से दबा सका। फिर भी ध्रुव मल्होत्रा अपनी दुर्जेय सैन्य शक्ति पर भरोसा करते हुए उत्तरी लियाओ के विभाजित सरदारों के बीच उत्तरी युद्ध राजा के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम रहे। आधिकारिक तौर पर ड्रैगन राष्ट्र में केवल 3 युद्ध राजा शक्तियां थीं, लेकिन गुप्त रूप से पूरे राष्ट्र में युद्ध राजाओं की संख्या कम नहीं थी। अकेले उत्तरी लियाओ में ही 7 युद्ध राजा क्षेत्र के स्वामी थे और ये बताने की आवश्यकता नहीं कि ड्रैगन राष्ट्र के विशाल विस्तार में कितने अधिक युद्ध राजा शक्तियां छिपी हुई हो सकती हैं। हालांकि ये छिपे हुए युद्ध राजा शक्ति संपन्न लोग साम्राज्य के मध्य या अंतिम चरण में थे, जिनमें से अधिकांश के पास प्रारंभिक चरण के युद्ध राजाओं की शक्ति थी। दूसरी ओर ड्रैगन राष्ट्र के 3 खुले तौर पर ज्ञात युद्ध राजा क्षेत्र के शिखर पर भयानक संस्थाएं थीं। यही कारण था कि पूरे ड्रैगन राष्ट्र में, जबकि हर कोई जानता था कि वहां 3 महान युद्ध राजा स्तर के शक्तिशाली लोग हैं, वे इस बात से अनजान थे कि पूरे देश में अन्य युद्ध राजा भी छिपे हुए थे। 3 साल पहले उत्तरी युद्ध राजा की कैद ने उत्तरी लियाओ को मुखियाविहीन कर दिया था, एक ने तिरस्कारपूर्वक कहा। शाही राजधानी के शक्तिशाली लोग उत्तरी लियाओ पर हावी थे और अगर हम उनके अधीन नहीं होते तो शायद हम बहुत पहले ही मर गए होते, लॉर्ड त्यानेन ने करण मल्होत्रा की ओर देखते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। करण मल्होत्रा के चेहरे पर उदासी छा गई और उन्होंने ठंडे स्वर में पूछा, आपके अलावा उत्तरी लियाओ के 7 राजाओं में से किसने राजा को धोखा दिया है? यह मैं तुम्हें नहीं बता सकता। लॉर्ड त्यानेन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और फिर आगे कहा, यह शाही राजधानी के उस महान व्यक्ति की व्यवस्था से संबंधित है और मैं जल्दबाजी में आपको कोई जानकारी देने का साहस नहीं करूंगा। इसके अलावा आज चुड़ैल संप्रदाय ने 3 युद्ध राजा शक्तिशाली और 15 महान ग्रैंड मास्टरों को इकट्ठा किया है। आपको वास्तव में नहीं लगता कि आप चुड़ैल संप्रदाय को जीवित छोड़ सकते हैं, है ना? ये सुनकर कर्नल रवि ठाकुर और अन्य लोगों के चेहरे पर खुशी का भाव आ गया। 15 महान ग्रैंड मास्टर, 3 युद्ध राजा, ऐसी भयावह लाइनअप के साथ संपूर्ण दक्षिणी सीमा सेना को उलटना भी एक आसान काम होगा। युद्ध राजाओं को ऊंचा स्थान दिया गया और मार्शल पद पर जो लोग युद्ध राजा के स्तर तक नहीं पहुंचे वे मात्र चींटियां थे। एक एकल वॉर-किंग पावरहाउस हजारों सैनिकों का सामना कर सकता था। यही कारण है कि मियामोतो मुसाशी ने जब पहली बार वॉर-किंग क्षेत्र में प्रवेश किया तो मात्र कुछ अनुचरों और अहंकारी व्यवहार के साथ दक्षिणी सीमा सेना के मुख्यालय में कदम रखने का साहस किया, क्योंकि वह जानता था कि भले ही वह दक्षिणी सीमा सेना के मुख्यालय में हजारों सैनिकों का सामना न कर सके, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि वह बिना किसी नुकसान के बच निकल सकता है। पूर्ण शक्ति ने मियामोतो मुसाशी को दक्षिणी सीमा सेना के मुख्यालय में अकेले कदम रखने का आत्मविश्वास प्रदान किया। ऐसा लगता है कि आप मुझे यहाँ देखकर बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हैं, उत्तरी लियाओ राजा, लॉर्ड त्यानेन ने ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखते हुए पूछा। ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या मुझे बहुत हैरान दिखना चाहिए? हम 3 साल जेल में और उत्तरी युद्ध के राजा अभी भी पहले की तरह घमंडी हैं, लॉर्ड त्यानेन ने गुस्से से कहा और फिर कहा, क्या ये हो सकता है कि उत्तरी युद्ध के राजा को बहुत पहले से पता था कि हम आपको धोखा देंगे और शाही राजधानी के उस शक्तिशाली व्यक्ति की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे? ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कराते हुए अपना सिर हिलाया और उदासीनता से कहा, जो आपकी तरह मरने वाला है उसके बारे में शब्दों को बर्बाद करने से क्या फायदा? जहां तक आपकी तथाकथित सफल योजना का सवाल है, मेरी नज़र में ये पूरी तरह हास्यास्पद है। ये सुनते ही त्यानेन के भगवान के चेहरे पर उदासी छा गई, उनकी आंखें ध्रुव मल्होत्रा को घूर रही थीं और उनमें नंगी हत्या की मंशा झलक रही थी। ध्रुव मल्होत्रा, क्या तुम अब भी सोचते हो कि तुम उत्तरी युद्ध के राजा हो, जिसके पास कभी उत्तरी लियाओ में अपार शक्ति थी? 3 साल पहले जब आप जेल में थे उसके बाद उत्तरी लियाओ बदल गया है। आज का उत्तरी लियाओ अब वह नहीं रहा जो आपके अधीन था, और हम, ये कुलीन लोग, अब वे नहीं रहे जो केवल आपके अधीन रहते थे। त्यानेन के भगवान ने ठंडी आवाज में कहा। करण मल्होत्रा की आंखें हत्या की मंशा से भरी हुई थीं, लेकिन इस बार उन्होंने कोई आवेगपूर्ण कार्य नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि एक शक्तिशाली युद्ध राजा का सामना करते हुए उसकी मात्र महान ग्रैंड मास्टर शिखर शक्ति का उल्लेख करना बिल्कुल भी उचित नहीं था। प्रतिद्वंद्वी के साथ युद्ध में भाग लेने के लिए आगे बढ़ना केवल मौत का कारण होगा।
ये कहावत कि युद्ध राजा के अधीन सभी कीड़े मकोड़े हैं, वास्तव में कोई खोखली कहावत नहीं है। इस समय चुड़ैल संप्रदाय का संप्रदाय नेता भी धीरे धीरे खड़ा हुआ और त्यानेन के भगवान की तरफ चला गया। तीनों युद्ध राजा शक्तिशाली ध्रुव मल्होत्रा को हत्या की नीयत से देख रहे थे। उत्तरी लियाओ राजा, मैं जानता हूं कि आप शक्तिशाली हैं, लेकिन यहाँ मेरे चुड़ैल संप्रदाय में 3 युद्ध राजा शक्तिशाली और 15 महान ग्रैंड मास्टर हैं। आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। चुड़ैल संप्रदाय के संप्रदाय नेता ने एक बड़ी हंसी के साथ कहा, उसका चेहरा अनियंत्रित अहंकार से भरा हुआ था। ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर उदासीनता भरी नजर से देखा और हल्की हंसी के साथ कहा, मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत तुम्हें किसने दी? जैसे ही उसकी आवाज गिरी, ध्रुव मल्होत्रा की आकृति चमक उठी और वह अचानक चुड़ैल संप्रदाय के संप्रदाय नेता के सामने प्रकट हो गया। इस अचानक परिवर्तन से चुड़ैल संप्रदाय का नेता भयभीत हो गया तथा उसका शरीर कांप उठा। ध्रुव मल्होत्रा की भयानक गति से न केवल वह, बल्कि वहां उपस्थित सभी लोग हैरान थे। चुड़ैल संप्रदाय के नेता को सोचने का समय नहीं मिला और वह तुरंत पीछे हट गया। लेकिन ध्रुव मल्होत्रा ने उसे मौका नहीं दिया, उसने तुरंत ही संप्रदाय प्रमुख की गर्दन पकड़ ली। एक भयानक शक्ति एक पल में विस्फोट हो गई, क्योंकि ध्रुव मल्होत्रा ने चुड़ैल संप्रदाय के संप्रदाय नेता को हवा में उठा लिया। FRWebNoel.com एक प्रकार की घुटन भरी भावना ने उसे जकड़ लिया और एक युद्ध राजा की शक्ति के साथ भी चुड़ैल संप्रदाय का संप्रदाय नेता ध्रुव मल्होत्रा की अथाह ताकत का विरोध नहीं कर सका। उत्तरी लियाओ में जिन लोगों ने इस राजा से इस तरह बात करने का साहस किया, उनकी कब्रों पर अब 3 मीटर ऊंची घास बिछा दी गई है। ध्रुव मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में कहा, जब उसने डायन संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख को अपने हाथ में देखा। अचानक ध्रुव मल्होत्रा से एक भयावह आभा फूट पड़ी, जो एक भयंकर झोंके और ऊंची लहर की तरह चारों ओर फैल गई। पूरा हॉल ध्रुव मल्होत्रा के आभा मंडल से घिरा हुआ था और ग्रैंड मास्टर्स और यहाँ तक कि ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स भी ध्रुव मल्होत्रा की उपस्थिति से इतने भयभीत थे कि वे एक कदम भी नहीं चल सके। दरार, अचानक हड्डी टूटने की तीखी आवाज सुनाई दी। अचानक हड्डी टूटने की उस ध्वनि से वहां उपस्थित सभी लोगों के हृदय जोर से धड़क उठे। चुड़ैल संप्रदाय के नेता की आंखों की रोशनी तुरंत फीकी पड़ गई। मृत्यु तक उनकी आंखों में अविश्वास और भय का भाव छाया रहा। एक महान युद्ध सम्राट ध्रुव मल्होत्रा के हाथों ऐसे ही मारा गया। धप, चुड़ैल संप्रदाय के संप्रदाय नेता की लाश को एक तरफ फेंकने के बाद ध्रुव मल्होत्रा की उदासीन नजर तुरंत त्यानेन के भगवान और उसके बगल में बैठे बूढ़े आदमी पर पड़ी। ध्रुव मल्होत्रा की नजर अपने ऊपर पड़ते ही दोनों कांप उठे, उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अध्याय 136 वध, चुड़ैल संप्रदाय ने ड्रैगन साम्राज्य में अराजकता फैला दी है और उनका अपराध मौत का हकदार है। चुड़ैल संप्रदाय के प्रत्येक व्यक्ति का सिर काट दिया जाएगा, ध्रुव मल्होत्रा ने उदासीनता से कहा। उत्तरी लियाओ राजा के रूप में ध्रुव मल्होत्रा एक ऐसे शासक थे जो रक्त के समुद्र से लाशों के पहाड़ पर उभरे थे। ध्रुव मल्होत्रा को लंबे समय से मृत लोगों को देखने की आदत हो गई थी। डायन संप्रदाय, जिसने दक्षिणी सीमा पर अशांति फैलाने और ड्रैगन साम्राज्य पर संकट लाने का दुस्साहस किया था, ध्रुव मल्होत्रा का उनमें से किसी को भी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। डायन संप्रदाय में शामिल होने के पीछे चाहे जो भी कारण रहा हो, जब तक वे इस समय संप्रदाय के साथ थे, वे ध्रुव मल्होत्रा के दुश्मन थे। अपने शत्रुओं से निपटने में ध्रुव मल्होत्रा कभी दयालु नहीं रहे। हम आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, कर्नल रवि ठाकुर और अन्य लोगों ने आदरपूर्वक कहा। ध्रुव मल्होत्रा द्वारा डायन संप्रदाय के नेता की आकस्मिक हत्या ने वहां उपस्थित सभी लोगों को सचमुच स्तब्ध कर दिया। यहां तक कि युद्ध क्षेत्र के एक अन्य राजा कर्नल रवि ठाकुर की भी इस समय ध्रुव मल्होत्रा के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं हुई। इस समय कर्नल रवि ठाकुर का ध्रुव मल्होत्रा के प्रति व्यवहार ऐसा था जैसे कोई अधीनस्थ अपने वरिष्ठ के सामने खड़ा हो। आदेश पाकर सभी तितर बितर हो गए। जिधर भी देखा, हर खड़ा व्यक्ति उनका निशाना बन गया। कर्नल रवि ठाकुर और अन्य सभी महान ग्रैंड मास्टर थे और उनमें से एक महान बुजुर्ग, एक आधे चरण युद्ध राजा थे। भगवान त्यानेन और उस बूढ़े व्यक्ति के अलावा चुड़ैल संप्रदाय में एकत्रित सबसे मजबूत लोग केवल महान ग्रैंड मास्टर्स के शिखर पर थे। इतनी ताकत के साथ कर्नल रवि ठाकुर और उनके आदमियों के सामने उनके पास कोई मौका नहीं था। पीड़ा की चीखें लगातार गूंज रही थीं और लॉर्ड त्यानेन और बूढ़ा आदमी दोनों घबराहट में निगलने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। तभी ध्रुव मल्होत्रा ने धीरे से पलट कर देखा, उसकी उदासीन निगाह एक बार फिर लॉर्ड त्यानेन और बूढ़े आदमी पर पड़ी। ये उत्तरी लियाओ राजा, कैद होने के बाद आपकी साधना बाधित नहीं हुई। लॉर्ड त्यानेन ने ध्रुव मल्होत्रा को भयभीत होकर देखा, पूछते समय उनकी आवाज कांप रही थी। ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं, यहाँ तक कि आपको ये भी पता है कि जेल जाने के बाद किसी ने मुझे जहर दे दिया था। मुझे बताओ, तुम इस मामले के बारे में वास्तव में कितना जानते हो?
ये सुनकर भगवान त्यानयन की अभिव्यक्ति काफी बदल गई। यदि उसे पहले से पता होता कि ध्रुव मल्होत्रा की ताकत कम नहीं हुई है तो 10 बार भी उसकी हिम्मत ध्रुव मल्होत्रा से सीधे भिड़ने की नहीं होती। ध्रुव मल्होत्रा के कैद होने से पहले ही वह युद्ध सम्राट के शिखर पर पहुंच चुका था। उसकी ताकत का स्तर इतना ऊंचा था कि वे तीनों संभवतः उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। ध्रुव मल्होत्रा को देखकर अब ऐसा लग रहा था कि उनकी ताकत उन दिनों से और भी बढ़ गई है। लॉर्ड त्यानेन ने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। ध्रुव मल्होत्रा की ताकत उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। मैं इस बारे में नहीं जानता। ये बस वही खबर है जो शाही राजधानी से आए आदमी ने मुझे बताए, भगवान त्यानेन ने कांपती आवाज में कहा। ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा और उदासीनता से कहा, क्या ऐसा है? उस स्थिति में आपको जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे व्यक्ति को रखने से क्या लाभ है जिसे थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है? जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, ध्रुव मल्होत्रा भगवान त्यानेन के सामने प्रकट हुए। ध्रुव मल्होत्रा की ठंडी आंखों को इतने करीब से देखकर लॉर्ड त्यानेन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भगवान त्यानेन को तुरंत ही एक भयंकर भय ने घेर लिया, जिससे उसका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। स्थिति खराब देखकर बूढ़ा व्यक्ति भी तुरंत कई कदम पीछे हट गया और भागने का प्रयास करने लगा। ध्रुव मल्होत्रा ने उदासीनता से कहा, अगर तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया तो तुम उससे पहले ही मर जाओगे। बूढ़े आदमी का शरीर कांप उठा और वह तुरंत रुक गया और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका। अब तक ध्रुव मल्होत्रा ने भगवान त्यानेन का गला पकड़ लिया था। त्यानेन का मार्क्विस विद्रोह करना चाहता था, लेकिन उसकी गर्दन पर लगातार दबाव के कारण वह प्रतिरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह जानता था कि अगर उसने सचमुच जोरदार प्रतिरोध किया तो ध्रुव मल्होत्रा अगले ही पल उसकी गर्दन तोड़ देगा। दरार। यद्यपि त्यानेन के मार्क्विस ने मृत्यु के भय से प्रतिरोध करना छोड़ दिया था, फिर भी ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी गर्दन तोड़ दी। ध्रुव मल्होत्रा ने त्यानेन के मार्क्विस से उत्तरी लियाओ में उनके साथ विश्वासघात करने वालों के बारे में पूछने की भी जहमत नहीं उठाई, या फिर वहां और कौन कौन थे। अब जबकि ध्रुव मल्होत्रा ने साम्राज्य पथ के सर्वोच्च क्षेत्र में कदम रख दिया था, वह स्वर्ग के नीचे एक अजेय स्थिति में पहुंच गया था। पूर्ण शक्ति के सामने सभी षड्यंत्र और चालें कमजोर लगने लगीं। ध्रुव मल्होत्रा को इस बात की परवाह नहीं थी कि उत्तरी लियाओ में कितने लोगों ने उसके साथ विश्वासघात किया है। यदि कोई गद्दार सामने आने की हिम्मत करता तो वह उसे सीधे थप्पड़ मारकर मार डालता। धप। बुजुर्ग व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा, उसका शरीर लगातार कांप रहा था। ध्रुव मल्होत्रा ने त्यानेन के मार्क्विस की लाश को डायन संप्रदाय के नेता के बगल में फेंक दिया, फिर बुजुर्ग की ओर देखा और पूछा, और आप कौन हैं? मैं इस चुड़ैल संप्रदाय के संप्रदाय नेता का छोटा भाई हूँ। बुजुर्ग ने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की और तुरंत बोल पड़े। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने थोड़ा सिर हिलाया। उत्तरी लियाओ के महान स्वामी, कृपया मेरी जान बख्श दें, मैं आपका कुत्ता बनने को तैयार हूँ। मैं चुड़ैल संप्रदाय की शेष बची सभी ताकतों को इकट्ठा कर सकता हूँ और आपके सामने आत्मसमर्पण कर सकता हूँ, बड़े ने जल्दी से कहा। ध्रुव मल्होत्रा की आंखों में तिरस्कार की चमक थी और उन्होंने उदासीनता से कहा, आप एक युद्ध राजा के प्रारंभिक चरण में आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? मैं एक थप्पड़ से तुम्हारे जैसे कई लोगों को मार सकता हूं, और जहां तक चुड़ैल संप्रदाय के बचे हुए लोगों की बात है तो वे मेरे ध्यान के भी लायक नहीं हैं। बुजुर्ग का शरीर फिर से हिंसक रूप से कांप उठा और उसने जल्दी से कहा, मैं उपयोगी हूं, मैं उपयोगी हूं। मैं महान के लिए रास्ता साफ कर सकता हूं, आपके सामने कुछ बाधाओं को दूर कर सकता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी निर्दोष लोगों की हत्या की है? ध्रुव मल्होत्रा की नज़र उस बुजुर्ग पर पड़ी और वह उदासीनता से पूछ रहा था। बुजुर्ग का चेहरा बदल गया और एक पल के लिए तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या कहें। ऐसा कैसे हो सकता है कि युद्ध राजा के स्तर का कोई व्यक्ति पहले हत्या न कर चुका हो? इसके अलावा चुड़ैल संप्रदाय कभी भी एक धार्मिक संप्रदाय नहीं था, कुछ निर्दोष लोगों की हत्या आम बात थी। मुझे आपका उत्तर पहले से ही पता है। ड्रैगन किंगडम के कानून के अनुसार निर्दोष लोगों की हत्या करने पर मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। ध्रुव मल्होत्रा की उदासीन आवाज फिर गूंजी। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, बुजुर्ग को सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। तभी उसके अंदर कुछ टूटने की आवाज आई। बुजुर्ग के मुंह के कोने से चमकीले लाल रक्त की एक धार तेजी से बहकर जमीन पर गिर पड़ी। चमकीले लाल रक्त की बूंद बूंद फर्श पर गिर रही थी, जैसे रक्त के रंग के बेर के फूल हों। बुजुर्ग ने एक हाथ से अपनी छाती पकड़ ली, जबकि उसकी आंखों की रोशनी तेजी से लुप्त हो गई। ध्रुव मल्होत्रा ने सीधे उनके सीने पर लात मारी, जिससे उनका दिल कुचल गया और उनकी जान चली गई। इसके साथ ही ध्रुव मल्होत्रा पर घात लगाने वाले तीनों बैटल किंग पावरहाउस मारे गए। और जब से ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोग इस हॉल में आए हैं, तब से लेकर अब तक कुल मिलाकर केवल कुछ ही मिनट बीते हैं।
किसी भी युद्ध राजा को बाहर ले जाने पर वह एक शक्तिशाली अस्तित्व बन जाएगा जो पूरे क्षेत्र को हिला देने में सक्षम होगा। लेकिन ध्रुव मल्होत्रा के सामने ये तथाकथित बैटल किंग कागज की तरह कमजोर और पूरी तरह से असहाय थे। कर्नल रवि ठाकुर और उसके आदमियों का कत्लेआम जारी रहा और डायन संप्रदाय में दया की गुहार और चीखें गूंजती रहीं। ध्रुव मल्होत्रा ने डायन संप्रदाय के संप्रदाय नेता का पद ग्रहण कर लिया और चुपचाप कर्नल रवि ठाकुर और उसके आदमियों द्वारा डायन संप्रदाय को पूरी तरह से खत्म करने की प्रतीक्षा करने लगे। ध्रुव मल्होत्रा उदासीन दृष्टि से अपने सामने विशाल हॉल को देख रहे थे, उनकी आंखों में विचार चमक रहे थे। अध्याय 137 भूई दाव संप्रदाय के लोग आते हैं। प्रभु, डायन संप्रदाय के सभी सदस्यों का सफाया हो गया है, एक भी नहीं बचा। करण मल्होत्रा ने चेहरे पर उग्र भाव लाते हुए कहा। ध्रुव मल्होत्रा ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर बोले, क्या तुम्हें कुछ मिला? मेरे प्रभु, वास्तव में हमने कुछ खोज की है। करण मल्होत्रा ने तुरंत जवाब दिया और गंभीर स्वर में कहा, मैंने अभी जिन कई महान ग्रैंड मास्टरों से मुकाबला किया, उनकी तकनीकें लॉर्ड तियानयिन के अधीन की तकनीकों से मेल नहीं खातीं। न ही वे दक्षिणी सीमा के चुड़ैल संप्रदाय की तकनीकें थीं, बल्कि इसके बजाय उनमें ताओवादी संप्रदायों की तकनीकों के साथ कुछ समानताएं थीं। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने अपनी भौहें उठाईं और अपना सिर घुमाकर उस बुजुर्ग की ओर देखा जिसे उसने आखिरी बार मारा था। यद्यपि बड़े भाई ने दावा किया कि वह डायन संप्रदाय के नेता का छोटा भाई है, लेकिन उसकी तकनीक डायन संप्रदाय की तकनीकों से कोई समानता नहीं रखती थी। यद्यपि उस बुजुर्ग ने शुरू से अंत तक कोई कदम नहीं उठाया था, फिर भी ध्रुव मल्होत्रा की सूझबूझ के कारण वह उस बुजुर्ग के असली कौशल को कैसे नहीं पहचान पाया। जैसा कि करण मल्होत्रा ने बताया था, बुजुर्ग की तकनीकें ताओवादी संप्रदाय के लोगों से अधिक मिलती जुलती थीं। संभावना है कि डायन संप्रदाय और भगवान तियानयिन के अलावा शाही राजधानी के कुछ लोग भी इस मामले में शामिल हैं। यहाँ इस मामले को निपटाने के बाद अब शाही राजधानी की यात्रा करने का समय है। ध्रुव मल्होत्रा ने उदासीनता से कहा। ये सुनकर करण मल्होत्रा ने तुरंत सिर हिला दिया और कहा, अब और नहीं। तभी ध्रुव मल्होत्रा धीरे से उठ खड़ा हुआ और डायन संप्रदाय छोड़ने की तैयारी करने लगा। जैसे ही समूह डायन संप्रदाय से बाहर चला गया, ध्रुव मल्होत्रा ने उदासीनता से कहा, इस जगह को जला दो। डायन संप्रदाय ने इतने सालों से दक्षिणी सीमा को त्रस्त कर रखा है, इसे राख में बदल देना ही उनका सबसे अच्छा अंत है। जी महाराज, करण मल्होत्रा ने तुरंत जवाब दिया। इसके बाद वह चुड़ैल संप्रदाय में वापस आ गया और जब वह पुनः प्रकट हुआ तो एक बड़ी आग ने तेजी से पूरे चुड़ैल संप्रदाय को अपनी चपेट में ले लिया। ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोग वहां से निकलने में जल्दबाजी नहीं कर सके, क्योंकि डायन संप्रदाय 1 लाख पहाड़ों के भीतर घनी वनस्पतियों से घिरा हुआ था। यदि आग फैलती तो संभवतः संपूर्ण 1000 पर्वत राख में बदल सकता था। समूह चुड़ैल संप्रदाय के बाहर खड़ा होकर आग को तेजी से जलते हुए देख रहा था। उत्तरी लियाओ राजा, चुड़ैल संप्रदाय को पता था कि हम आएंगे, इसलिए चुड़ैल संप्रदाय के नेता ने पहले से ही सभी शिष्यों को तितर-बितर कर दिया था। चुड़ैल संप्रदाय छोड़ने के बाद ये लोग संभवतः अराजकता फैलाना जारी रखेंगे। कर्नल रवि ठाकुर ने गंभीरता से कहा। ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराया और कहा, इस समय तक वे ज्यादातर दक्षिणी सीमा से बाहर नहीं गए हैं। अब जब दक्षिणी सीमा पर आपका नियंत्रण है, तो क्या उन डायन संप्रदाय के अनुयायियों को मारना आसान नहीं है? अब मैं समझा। कर्नल रवि ठाकुर ने सिर हिलाया और बोले। समय बदल चुका था। शुरू में कर्नल रवि ठाकुर का दक्षिणी सीमा सेनाओं में बहुत कम प्रभाव था, लेकिन अब जबकि अतीत के 3 वरिष्ठ लोग समर्पण कर चुके थे, दक्षिणी सीमा सेना एक ऐसी जगह बन गई थी जो पूरी तरह से कर्नल रवि ठाकुर के शब्दों से शासित होती थी। कर्नल रवि ठाकुर के एक ही आदेश पर पूरी दक्षिणी सीमा हरकत में आ जाती थी। डायन संप्रदाय के भागते अनुयायियों का पीछा करना और उन्हें मार डालना बस उनके निर्देश का मामला होता था। कर्नल रवि ठाकुर ने समर जोशी की ओर सिर घुमाया और गंभीरता से कहा, कमांडर वांग, आपको दक्षिणी सीमा सेना के मुख्य बेस पर वापस जाना होगा और मेरे आदेश का पालन करना होगा। दक्षिणी सीमा पर डायन संप्रदाय के अनुयायियों का पता लगाओ, कोई दया मत दिखाओ। ये सुनकर समर जोशी ने तुरंत सिर हिलाया और दूर की ओर चले गए। आग कुल 2 घंटे तक जलती रही और ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोग डायन संप्रदाय के बाहर खड़े होकर 2 घंटे तक देखते रहे। जब आग पूरी तरह बुझ गई, तभी ध्रुव मल्होत्रा बोले, चलो वापस कैंप में चलें। इसके बाद समूह ने 100,000 पर्वतों को छोड़ दिया। इस प्रकार डायन संप्रदाय, जो 100,000 पर्वतों में 100 वर्षों से अधिक समय से स्थापित था, का उन्मूलन कर दिया गया। केवल कुछ शिष्य ही बचे थे जिन्हें पहले ही भेज दिया गया था। दक्षिणी सीमा की सेना के लगातार पीछा करने के कारण उनके लिए दक्षिणी सीमा से जीवित निकल पाना असंभव था। दक्षिणी सीमा सेना मुख्यालय। ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोग एकत्र हुए, उनके सामने एक भव्य भोज रखा गया।
प्रभु उत्तरी लियाओ राजा, आप दक्षिणी सीमा पर क्यों नहीं रहते? आखिरकार इंपीरियल सिटी के हस्तक्षेप के कारण यदि आप उत्तरी लियाओ लौटेंगे तो आपकी आवाजाही प्रतिबंधित हो जाएगी। यदि आप दक्षिणी सीमा पर रहेंगे तो वो देश शायद दशकों तक यहाँ पैर रखने की हिम्मत नहीं करेगा। भोज में सबसे बड़े बुजुर्ग ने ध्रुव मल्होत्रा से बात की। ये सुनकर त्यानयुवान के तीनों बुजुर्ग और समर जोशी, चारों कमांडरों के चेहरे पर उम्मीद की किरण दिखी। ध्रुव मल्होत्रा की ताकत इतनी थी कि वांग कियांग जैसे योद्धा भी उसके हाथों में कागज की तरह नाजुक महसूस करते थे। यदि ध्रुव मल्होत्रा दक्षिणी सीमा पर रहने के लिए सहमत हो गए तो ये दक्षिणी सीमा सेना के लिए एक स्थिरता ताबीज हासिल करने जैसा होगा। 10 गुना साहस के साथ भी वो देश दक्षिणी सीमा तक पहुंचने की हिम्मत नहीं करेगा। बुजुर्ग की बातें सुनकर और सबके चेहरे पर आशा भरी निगाहें देखकर कर्नल रवि ठाकुर का दिल जोर से धड़कने लगा। यदि यह आधा महीना पहले की बात होती, जब उनकी ताकत अभी तक बहाल नहीं हुई थी, तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के ध्रुव मल्होत्रा के रुकने के फैसले का स्वागत करते। लेकिन अब वह न केवल ठीक हो गया था, बल्कि आगे भी बढ़ गया था। आधे कदम के योद्धा राजा की स्थिति के करीब पहुंच गया था और अपनी पिछली ताकत को पार कर गया था। दक्षिणी सीमा सेना में अपने वर्तमान प्रभाव के साथ कर्नल रवि ठाकुर को पूरा विश्वास था कि वह दक्षिणी सीमा को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यदि ध्रुव मल्होत्रा वास्तव में वहीं रुक गए तो कर्नल रवि ठाकुर के रूप में उनकी स्थिति निश्चित रूप से एक बार फिर कमजोर हो जाएगी। वास्तव में चाहे वह त्यानयुवान के 3 वरिष्ठ लोग हों या 4 कमांडर, उत्तरी लियाओ राजा ध्रुव मल्होत्रा के प्रति उनका सम्मान कर्नल रवि ठाकुर के प्रति सम्मान से कहीं अधिक था। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे इंपीरियल सिटी की यात्रा करनी है। जहां तक दक्षिणी सीमा का सवाल है, अब कर्नल रवि ठाकुर ने अपनी ताकत वापस पा ली है और हाफ स्टेप वॉरियर किंग तक पहुंचना केवल समय की बात है। साथ ही कुछ झूठे राजा पहले ही आत्मसमर्पण कर चुके हैं। मुझे विश्वास है कि कर्नल रवि ठाकुर के नेतृत्व में दक्षिणी सीमा बेहतर ही होगी। मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। ध्रुव मल्होत्रा को रुकने के लिए अनिच्छुक देखकर त्यानयुवान के तीनों वरिष्ठों और 4 कमांडरों ने खेद व्यक्त किया। इसके विपरीत कर्नल रवि ठाकुर ने राहत की सांस ली और ध्रुव मल्होत्रा को कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। ध्रुव मल्होत्रा ने कर्नल रवि ठाकुर की नज़र को भांप लिया और मुस्कुराकर सिर हिला दिया, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। दक्षिणी सीमा अच्छी थी, लेकिन उत्तरी लियाओ की तुलना में दक्षिणी सीमा की ताकत और सैन्य ताकत दोनों ही बहुत कमजोर थी। इतने कमजोर कि ध्रुव मल्होत्रा को उनका नेतृत्व करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। केवल उत्तरी लियाओ में ही, जो ड्रैगनों और सांपों से भरा हुआ था तथा शक्तिशाली योद्धाओं से घिरा हुआ था, ध्रुव मल्होत्रा का असली स्थान था। बड़े भाई, हम इंपीरियल सिटी कब जा रहे हैं? ध्रुव मल्होत्रा के बगल में बैठी रोशनी वर्मा ने धीरे से पूछा। अन्य लोगों के विपरीत, जो इस बात को लेकर चिंतित थे कि ध्रुव मल्होत्रा दक्षिणी सीमा पर रहेगा या नहीं, रोशनी वर्मा इस बात को लेकर अधिक चिंतित थीं कि ध्रुव मल्होत्रा आगे कहाँ जाएगा। ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हम कल सुबह जल्दी निकलेंगे। क्या हम इतनी जल्दी जा रहे हैं? सबसे बड़े बुजुर्ग और अन्य सभी ने आश्चर्य से अपने भाव बदल लिए। कर्नल रवि ठाकुर भी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने तुरंत कहा, हमने अभी अभी चुड़ैल संप्रदाय को नष्ट कर दिया है। शायद उत्तरी लियाओ राजा, आप कुछ समय के लिए दक्षिणी सीमा पर रह सकते हैं और यहाँ के दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। गोई तलवार संप्रदाय उत्तरी युद्ध के राजा कर्नल रवि ठाकुर को खुद को दिखाने के लिए बुलाता है। तभी अचानक दक्षिणी सीमा सेना मुख्यालय के बाहर से एक गूंजती हुई आवाज आई। आवाज में तलवार की मंशा का प्रबल संकेत था, जिससे वहां उपस्थित कई ग्रैंड मास्टरों के भाव बदल गए। नवागंतुक बहुत मजबूत था, निश्चित रूप से एक महान ग्रैंड मास्टर के स्तर से ऊपर। अध्याय 138 कर्नल रवि ठाकुर के विचार। कर्नल रवि ठाकुर, शहर के बाहर गुई दाओ संप्रदाय के लोग आपसे मिलना चाहते हैं, गार्ड ने गहरी आवाज में कहा। कर्नल रवि ठाकुर ने थोड़ा सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, गुई दाओ संप्रदाय दक्षिणी सीमा में एक प्रसिद्ध संप्रदाय है, जल्दी से उन्हें आमंत्रित करें। जी महाराज। गार्ड ने तुरंत इसकी जानकारी ली और बाहर चला गया। गार्ड के चले जाने के बाद कर्नल रवि ठाकुर की आंखों में तीक्ष्णता झलक उठी। गुई दाओ संप्रदाय वास्तव में दक्षिणी सीमा के उल्लेखनीय संप्रदायों में से एक था, जिसके भीतर कई मजबूत सदस्य थे। कर्नल रवि ठाकुर अपने अधीनस्थों द्वारा गुई दाओ संप्रदाय के लोगों को आमंत्रित करने के लिए उत्सुक थे। इसका कारण यह था कि उन्हें भोज में आनंद नहीं आ रहा था। यद्यपि वह कर्नल रवि ठाकुर थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ध्रुव मल्होत्रा उनसे कहीं अधिक दक्षिणी सीमा के शासक की तरह काम कर रहे थे। चाहे देहात के 3 बुजुर्ग हों या 4 महान सेनापति, सभी लगातार ध्रुव मल्होत्रा के लिए टोस्ट कर रहे थे, फिर भी उनमें से किसी ने भी कर्नल रवि ठाकुर के लिए टोस्ट नहीं किया। अब चूंकि गुई दाओ संप्रदाय के लोग आ चुके थे, ये वर्तमान स्थिति को तोड़ने और कर्नल रवि ठाकुर की परेशानी को कम करने का सही अवसर था।
ध्रुव मल्होत्रा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में गार्ड 2 लोगों को लेकर आ गया। मेरे प्रभु, ये दोनों गुई दाव संप्रदाय से हैं। गार्ड ने सम्मानजनक लहजे में बात की। कर्नल रवि ठाकुर ने थोड़ा सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अब आप हमें छोड़ सकते हैं। emperorfgaiwebandwell.com पर अधिक सामग्री का अनुभव करें। जी महाराज। गार्ड तुरंत उठकर चला गया। इसके बाद कर्नल रवि ठाकुर ने गुई दाव संप्रदाय के 2 लोगों की ओर मुड़कर कहा, चूंकि आप लोग गुई दाव संप्रदाय से इतनी दूर आए हैं, तो क्यों न बैठकर कुछ खा लिया जाए। भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है, हम उत्तरी लियाओ राजा के लिए आए हैं। उनमें से एक ने कर्नल रवि ठाकुर को मुंह दिखाने की कोई मंशा न रखते हुए सीधे बात की। ये सुनकर कर्नल रवि ठाकुर चुप हो गए और चुपचाप एक तरफ बैठकर अपने सामने घट रही स्थिति को देखने लगे। क्या मैं जान सकता हूं कि उत्तरी लियाओ राजा कौन है? गुई दाव संप्रदाय के व्यक्ति ने भीड़ को देखा और पूछा। दोनों ही व्यक्ति महान ग्रैंड मास्टर थे, काफी ताकतवर थे, और जब वे बोलते थे तो उनके स्वर में अहंकार झलकता था। ध्रुव मल्होत्रा ने उन दोनों की ओर देखा और फिर कहा, मैं उत्तरी लियाओ राजा हूं, आपको मुझसे क्या काम है? उत्तरी युद्ध किंगशोर बहुत दिखावा कर रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि हम तुम्हारे लिए आए हैं, फिर भी तुम बिना कुछ बोले बैठे रहे, जैसे कि तुमने कुछ सुना ही न हो। गुई दाव संप्रदाय के व्यक्ति ने ठंडी सांस ली, उसके शब्द असंतोष से भरे थे। ध्रुव मल्होत्रा ने उसे एक नज़र देखा और हंसते हुए कहा, क्या तुमने नहीं देखा कि हम खाना खा रहे हैं? यदि आप थोड़ा अधिक विनम्र होते तो हमारे साथ बैठने में कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अपने इस रवैये के साथ अपना संदेश छोड़ दीजिए और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। ये सुनकर गुई दाव संप्रदाय के दोनों सदस्यों ने क्रोध के भाव प्रदर्शित किए। वे कोई साधारण महान ग्रैंड मास्टर नहीं थे, बल्कि गुई दाव संप्रदाय के बुजुर्ग भी थे। दक्षिणी सीमा पर गुई दाव संप्रदाय की स्थिति को देखते हुए इसके बुजुर्गों की स्थिति स्वाभाविक रूप से कम नहीं थी। इस प्रकार ध्रुव मल्होत्रा के उपेक्षापूर्ण रवैये से स्वाभाविक रूप से उन दोनों को गुस्सा आ गया। उनमें से एक ने ध्रुव मल्होत्रा को ठंडी निगाहों से देखा और ठंडे स्वर में कहा, उत्तरी लियाओ राजा, क्या आपको वह बात याद है जिसका जिक्र आपने एक बार हमारे गुई दाव संप्रदाय में सम्मान प्रकट करने के लिए आने के बारे में किया था? यदि आपने इसका उल्लेख नहीं किया होता तो मैं वास्तव में भूल गया होता। क्या आप दोनों यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं कि मैं आपके गुई दाव संप्रदाय में सम्मान प्रकट करने आऊं? ध्रुव मल्होत्रा ने कहा। उस व्यक्ति ने तुरंत तिरस्कार भरे भाव के साथ ठंडी नाक सिकुड़ी और कहा, 3 दिनों में ये दक्षिणी सीमा का मार्शल आर्ट सम्मेलन होगा, जहां दक्षिणी सीमा के सभी उल्लेखनीय संप्रदाय हमारे गुई दाव संप्रदाय में अपने मजबूत प्रतिनिधि भेजेंगे। क्या उत्तरी युद्ध राजा अपना सम्मान प्रकट करने नहीं आ रहे हैं? मार्शल आर्ट सम्मेलन के दिन ऐसा क्यों नहीं करते? इस तरह दक्षिणी सीमा के मजबूत संप्रदाय के सदस्य उत्तरी लियाओ राजा की महिमा देख सकते हैं। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा हल्के से हंसे और सिर हिलाया, फिर बोले, बस मैं समझ गया। अगर और कुछ नहीं है तो आप जा सकते हैं। वापस जाओ और गुई दाव संप्रदाय के अपने संप्रदाय के नेता से कहो कि मैं 3 दिनों में व्यक्तिगत रूप से अपना सम्मान प्रकट करने आऊंगा। ध्रुव मल्होत्रा का घमंडी रवैया देखकर गुई दाव संप्रदाय के दोनों सदस्यों के चेहरे पर उदासी के भाव थे। अगर ऐसा है तो हमारा गुई दाव संप्रदाय उत्तरी लियाओ राजा के महान आगमन की प्रतीक्षा करेगा। चल दर। उनमें से एक ने ठंडी सांस ली और फिर कहा। दोनों ने ध्रुव मल्होत्रा को ठंडी नजर से देखा, फिर मुड़कर घर के बाहर की ओर चल दिए। हालांकि इस समय कर्नल रवि ठाकुर खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए बोले, आखिरकार गुई दाव संप्रदाय दक्षिणी सीमा पर एक प्रतिष्ठित और प्रभावशाली संप्रदाय है। यह उचित है कि मैं, राजा, उन्हें विदा करूं। ध्रुव मल्होत्रा की प्रतिक्रिया की परवाह किए बिना कर्नल रवि ठाकुर बोलने के तुरंत बाद चले गए। कर्नल रवि ठाकुर की पीछे हटती हुई आकृति को देखकर कर्नल मल्होत्रा ने एक अमित्र भाव के साथ ठंडी हंसी उड़ाते हुए कहा, यह आदमी शायद भूल गया है कि उसे अपनी चोटी को पुनः प्राप्त करने और दक्षिणी सीमा पर नियंत्रण वापस पाने में किसने मदद की थी, है न? हे, हर किसी की अपनी आकांक्षाएं होती हैं, उन्हें मजबूर क्यों किया जाए? ध्रुव मल्होत्रा ने कर्नल मल्होत्रा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर ग्रामीण क्षेत्र के तीनों बुजुर्गों और चारों सेनापतियों के चेहरे पर अत्यंत क्रोध छा गया। कर्नल रवि ठाकुर का ये कदम गुई दाव संप्रदाय पर जीत हासिल करने के प्रयास के अलावा और कुछ नहीं था, जबकि उनके पास अपार शक्ति थी। इस तरह की कार्रवाई का स्पष्ट उद्देश्य उत्तरी लियाओ राजा को हाशिए पर धकेलना था। यह आचरण एक सज्जन व्यक्ति, राजा तो दूर, किसी भी प्रकार से उचित नहीं था। महाराज, हम चारों ने एक बार आपके आदेश के तहत सेवा करने का वादा किया था, आप भूले तो नहीं हैं? समर जोशी ने गहरी आवाज में कहा। ध्रुव मल्होत्रा ने समर जोशी और बाकी लोगों की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, क्या
अब जब कर्नल रवि ठाकुर की ताकत बढ़ गई है तो आप दक्षिणी सीमा सेना छोड़ना चाहते हैं। ध्रुव मल्होत्रा की निगाहों का सामना करते हुए समर जोशी और उनके साथियों ने दृढ़ निश्चयी भाव दिखाया। कुछ देर चुप रहने के बाद समर जोशी ने कहा, महाराज, आसमान में चील को उड़ते देखने के बाद हम जमीन पर रहकर कैसे संतुष्ट हो सकते हैं। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा जोर से हंस पड़े। अच्छा, चूंकि तुम चारों में ऐसी महत्वाकांक्षा है, इसलिए मैं तुम्हें स्वर्ग के दृश्यों का अनुभव कराने ले चलूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से कर्नल रवि ठाकुर से आपके मामलों पर चर्चा करूंगा। ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर समर जोशी और उनके साथियों ने राहत की सांस ली। कर्नल रवि ठाकुर के व्यवहार से चारों के मन में सचमुच तिरस्कार की भावना उत्पन्न हो गई थी। कर्नल रवि ठाकुर की तुलना में उत्तरी लियाओ राजा ध्रुव मल्होत्रा निस्संदेह प्रबुद्ध शासक थे जिनका उन्हें अनुसरण करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के 3 बुजुर्ग व्यक्ति जटिल भावों के साथ खड़े होकर देख रहे थे कि ध्रुव मल्होत्रा दक्षिणी सीमा सेना के 4 कमांडरों को कैसे संबोधित कर रहे थे, जबकि वे यह नहीं जानते थे कि क्या कहें। यहाँ तक कि वे अपने दिल में ध्रुव मल्होत्रा का अनुसरण करने के बारे में भी सोच रहे थे, क्योंकि उनकी ताकत बहुत अधिक थी और एक व्यक्ति के रूप में वे कर्नल रवि ठाकुर से कहीं अधिक श्रेष्ठ थे। ध्रुव मल्होत्रा का अनुसरण करना निस्संदेह उन्हें कर्नल रवि ठाकुर का अनुसरण करने की तुलना में अधिक उज्ज्वल भविष्य प्रदान करेगा। महाराज, हम 3 बूढ़े लोग अब काफी उम्रदराज हो चुके हैं और अब आपकी चिंताओं में भागीदार नहीं हो सकते। इसके अलावा बूढ़े कर्नल रवि ठाकुर ने मरने से पहले दक्षिणी सीमा की जिम्मेदारी हमें सौंपी थी। हमें उम्मीद है कि आप समझ सकते हैं कि हम 3 बूढ़े लोग आपका अनुसरण नहीं कर सकते। सबसे बड़े बुजुर्ग ने धीरे से आह भरी और बोले। ध्रुव मल्होत्रा ने तीनों बुजुर्गों की ओर देखकर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, हृदय की दिशा हमेशा शुद्ध भूमि ही होती है। हालांकि कर्नल रवि ठाकुर को ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन दक्षिणी सीमा के इस छोटे से क्षेत्र की रक्षा करना उनके लिए कोई समस्या नहीं होगी। अध्याय 139 प्रस्थान। बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा, यदि वे तीनों 20 या 30 साल छोटे होते तो वे निश्चित रूप से बिना कुछ सोचे समझे दक्षिणी सीमा छोड़ देते और ध्रुव मल्होत्रा के पीछे चले जाते। लेकिन अब वे तीनों व्यवहारिक रूप से ताबूत में एक पैर रखे हुए थे और ओल्ड कर्नल रवि ठाकुर की उनके प्रति असीम दयालुता के कारण स्वाभाविक रूप से उनके लिए उठकर चले जाना असंभव था। आओ आओ पियो, उन दुखद बातों के बारे में मत सोचो। ये देखकर कि भीड़ का मूड थोड़ा खराब हो गया है, ध्रुव मल्होत्रा ने भी अपना कप उठाया और बोलने लगे। वह कर्नल रवि ठाकुर के साथ सत्ता और लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा करने दक्षिणी सीमा पर नहीं आए थे। कर्नल रवि ठाकुर के तुच्छ व्यवहार के कारण ध्रुव मल्होत्रा उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे। हालांकि ध्रुव मल्होत्रा की दक्षिणी सीमा पर रुकने की योजना नहीं थी, फिर भी दक्षिणी सीमा सेना के कई शीर्ष सैन्य बल उनके साथ जाने का इरादा रखते थे। अगर ध्रुव मल्होत्रा सचमुच रुक गए तो उन्हें डर है कि कल सुबह तक वे नए कर्नल रवि ठाकुर बन जाएंगे। कर्नल रवि ठाकुर के जाने के बाद वह वापस नहीं लौटे थे और यह अज्ञात था कि क्या वह गुई दाओ संप्रदाय के उन दोनों लोगों को सीधे उनके संप्रदाय में वापस भेजने की योजना बना रहे थे। कर्नल रवि ठाकुर की अनुपस्थिति के बावजूद सभी ने बड़े आनंद के साथ शराब पी। एक शांत रात बीत गई और अगली सुबह हो गई। ध्रुव मल्होत्रा ने पूर्वी क्षितिज को भोर की रोशनी के साथ चमकते देखा। उनकी आंखों में एक रहस्यमय भाव चमक रहा था। शाही राजधानी हमेशा जटिल होती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसके भीतर युद्ध राजा के पद से ऊपर के कोई योद्धा हैं। ध्रुव मल्होत्रा के मुंह से बुदबुदाहट निकली। शाही राजधानी में एक स्काई सपोर्ट किंग था जो पिछली शताब्दी से ड्रैगन देश के हृदय में तैनात था और राजधानी की रखवाली कर रहा था। पिछली शताब्दी की अफवाहों के अनुसार यह आकाश सहायक राजा एक शिखर युद्ध राजा था। अब आधी सदी बाद स्काई सपोर्ट किंग ने फिर से कोई कदम नहीं उठाया था और कोई नहीं जानता था कि उसकी शक्ति किस सीमा तक पहुंच गई थी। ध्रुव मल्होत्रा को हल्का सा पूर्वाभास हो गया था कि यह आकाश सहायक राजा, जिसे उसने शायद ही कभी देखा था, शायद उसकी तरह ही शाही क्षेत्र में कदम रख चुका है। भले ही आकाश सहायक राजा ने शाही क्षेत्र में कदम नहीं रखा था, फिर भी वह संभवतः इस क्षेत्र से बहुत दूर नहीं था। ध्रुव मल्होत्रा ने कुछ देर बाद हल्की हंसी के साथ कहा, बस इतना क्यों सोचना। भले ही वह मेरे बराबर का ही हो, लेकिन मुझे उससे डर नहीं लगता। जैसे ही सूरज आसमान में आया, रोशनी वर्मा भी जाग उठी। ध्रुव मल्होत्रा और रोशनी वर्मा ने जल्दी से नाश्ता किया और विला से बाहर निकल गए। विक्रम सिंह और 3 अन्य लोग तथा समर जोशी 4 अन्य लोगों के साथ विला के बाहर इंतजार कर रहे थे। मेरे नाथ, ध्रुव मल्होत्रा को देखते ही सभी लोग एक स्वर में चिल्ला उठे। ध्रुव मल्होत्रा ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, गुई दाओ संप्रदाय की इस यात्रा में भी 2 से 3 दिन लगेंगे। अब चलने का समय हो गया है। जी महाराज।
समर जोशी ने गहरी आवाज में कहा, मैंने पहले ही शहर के बाहर गाड़ियां तैयार कर दी हैं, महाराज कृपया आगे बढ़ें। फिर सभी लोग दक्षिणी सीमा सैन्य मुख्यालय से बाहर चले गए। जैसे ही वे गाड़ियों के पास पहुंचने वाले थे, अचानक पीछे से आवाज आई, कर्नल रवि ठाकुर आ गए हैं। ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोग रुक गए और तुरंत मुड़कर देखने लगे। उन्होंने देखा कि कर्नल रवि ठाकुर कई सुरक्षाकर्मियों के साथ उनकी ओर आ रहे हैं। क्या उत्तरी युद्ध राजा गुई दाओ संप्रदाय में जाने की तैयारी कर रहा है? कर्नल रवि ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा। ध्रुव मल्होत्रा ने थोड़ा सिर हिलाया और बोले, क्या कर्नल रवि ठाकुर अभी भी रवाना होने के लिए तैयार नहीं हैं? ओह, इस राजा को अभी कुछ व्यवस्थाएं करनी हैं। जैसे ही वे व्यवस्थित हो जाएंगी, मैं तुरंत रवाना हो जाऊंगा। कर्नल रवि ठाकुर ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर आगे कहा, मुझे डर है कि मैं उत्तरी युद्ध राजा के साथ गुई दाओ संप्रदाय की यात्रा नहीं कर पाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि उत्तरी युद्ध राजा मुझे माफ कर देंगे। वह जानते थे कि ध्रुव मल्होत्रा का गुई दाओ संप्रदाय में आना उन्हें श्रद्धांजलि देने और चुनौती देने के लिए था, और तब तक वह अनिवार्य रूप से संप्रदाय के साथ मतभेद में पड़ चुके होंगे। चूंकि कर्नल रवि ठाकुर भी गुई दाओ संप्रदाय को साधने में रुचि रखते थे, इसलिए ये स्वाभाविक था कि वे ध्रुव मल्होत्रा के साथ वहां नहीं जा सकते थे। अन्यथा ध्रुव मल्होत्रा की श्रद्धांजलि से प्रभावित होकर कर्नल रवि ठाकुर अभी भी गुई दाओ संप्रदाय के लोगों को कैसे आकर्षित कर सकते थे? ध्रुव मल्होत्रा ने उदासीनता से सिर हिला दिया, कर्नल रवि ठाकुर की योजनाओं की परवाह न करते हुए। फिर ध्रुव मल्होत्रा ने समर जोशी और अन्य 3 लोगों की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, कर्नल रवि ठाकुर, मेरा एक शर्मनाक अनुरोध है और मुझे उम्मीद है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। कृपया बोलिए, उत्तरी लियाओ राजा। कर्नल रवि ठाकुर ने किसी पूर्वाभास का आभास पाकर अपनी भौहें उठाईं। ध्रुव मल्होत्रा ने कहा, समर जोशी और अन्य लोग मेरे पीछे आना चाहते हैं और मेरे साथ उत्तरी लियाओ लौटना चाहते हैं। मुझे कर्नल रवि ठाकुर को इसके लिए राजी करना होगा। ये सुनते ही कर्नल रवि ठाकुर का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। समर जोशी और अन्य लोग दक्षिणी सीमा सेना की 4 मुख्य डिवीजनों के नेता थे। उनके जाने का मतलब होगा कि ये डिवीजन नेतृत्व विहीन हो जाएंगी। हालांकि अब कर्नल रवि ठाकुर के पास काफी ताकत थी, और यहां तक कि क्षेत्र के 3 बड़े लोग भी उनका भरपूर सहयोग करते थे। इसलिए उन्हें डिवीजनों के नेतृत्वहीन होने की ज्यादा चिंता नहीं थी। आखिरकार समर जोशी और अन्य लोगों के चले जाने के बाद वे 3 क्षेत्रीय वरिष्ठों को नेता नियुक्त कर सकते थे, क्योंकि वरिष्ठ और भी अधिक शक्तिशाली थे। कुछ देर चुप रहने के बाद कर्नल रवि ठाकुर ने गंभीरता से कहा, बहुत बढ़िया। कहावत है कि हर किसी की अपनी अपनी आकांक्षाएं होती हैं। मैं निर्दयी नहीं हूं। यदि नेता वांग और अन्य लोग उत्तरी लियाओ राजा का अनुसरण करना चाहते हैं, तो मैं स्वाभाविक रूप से इसका समर्थन करता हूं। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा मुस्कुराए और सिर हिलाया। समर जोशी और अन्य 3 लोग तुरंत कर्नल रवि ठाकुर के सामने घुटने के बल बैठ गए। उनके चेहरे पर कुछ शर्म थी और उन्होंने कहा, आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद सर। उठो, अब से तुम उत्तरी लियाओ राजा की हो जाओगी, इसलिए अब मेरे सामने घुटने टेकने की कोई जरूरत नहीं है। कर्नल रवि ठाकुर ने अपने हाथ से इशारा किया। वे कुछ दुखी लग रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा। इसके साथ ही हम सबसे पहले विदा लेंगे। ध्रुव मल्होत्रा ने बात की। एम्पायर पर अधिक जानकारी प्राप्त करें। कर्नल रवि ठाकुर ने थोड़ा सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, ये राजा उत्तरी युद्ध के राजा की सुखद यात्रा की कामना करता है। ध्रुव मल्होत्रा ने हाथ हिलाया और अपने साथियों के साथ गाड़ी में बैठ गए। जैसे ही तीनों जीपें दूर चली गईं, कर्नल रवि ठाकुर का चेहरा खराब हो गया। लेकिन समर जोशी और अन्य लोगों के मामले में ध्रुव मल्होत्रा से पूरी तरह से अलग होने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि उन्हें ध्रुव मल्होत्रा की ताकत का प्रत्यक्ष ज्ञान था। अगर वह ध्रुव मल्होत्रा से खुलकर भिड़ते तो उन्हें संदेह था कि वह ध्रुव मल्होत्रा का एक भी थप्पड़ झेल पाएंगे। जब तीनों जीपें नजरों से ओझल हो गईं, तभी कर्नल रवि ठाकुर ने धीरे से कहा, अगर वे चले गए हैं तो चले गए हैं। एक बार जब मैं दक्षिणी सीमा के विभिन्न संप्रदायों को संगठित कर लूंगा, तो मेरी सेवा करने के लिए बहुत से शक्तिशाली व्यक्ति तैयार हो जाएंगे। चलो चलें, वापस कैंप में। हम 2 घंटे में निकल जाएंगे। कर्नल रवि ठाकुर मुड़े और शहर की ओर चल दिए। वास्तव में उन्हें कोई भी मामला व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं थी। उनके शब्द केवल ध्रुव मल्होत्रा के साथ यात्रा करने से बचने के लिए थे। ध्रुव मल्होत्रा और उनके साथी दक्षिणी सीमा सेना के मुख्यालय से निकल रहे थे। उन्हें समर जोशी और अन्य लोगों ने आगे बढ़ाया। दक्षिणी सीमा सेना के नेता होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से गुई दाओ संप्रदाय के द्वार का स्थान जानते थे। जीपें लगातार गर्जना करती हुई दक्षिणी सीमा से पूर्व की ओर बढ़ रही थीं। दक्षिणी सीमा सेना मुख्यालय से गुई दाओ संप्रदाय तक पहुंचने में 2 से 3 दिन का समय लगेगा। रोशनी वर्मा ध्रुव मल्होत्रा के बगल में बैठी थीं और उनकी नजरें लगातार खिड़की से बाहर थीं।
खड़ी ढलान और सड़क किनारे दक्षिणी सीमा के लोगों की शक्लें, ये सब उन्हें बेहद आकर्षित कर रही थीं। रोशनी वर्मा कभी कभी ध्रुव मल्होत्रा को खिड़की के बाहर के परिदृश्य और भीड़ के बारे में चर्चा में शामिल कर लेती थीं। अध्याय 140 गुई दाओ संप्रदाय में आगमन। ध्रुव मल्होत्रा ने तुरंत गुई दाओ संप्रदाय में जाने की जल्दबाजी नहीं की, बल्कि रोशनी वर्मा के साथ शहर में घूमना शुरू कर दिया। दक्षिणी सीमा की इस यात्रा पर रोशनी वर्मा आने के बाद से ही दक्षिणी सीमा के सैन्य मुख्यालय में रह रही थीं और उन्हें वहां जाने तथा स्थानीय रीति रिवाजों और संस्कृति का अनुभव करने का मौका नहीं मिला था। अब जबकि समय था और वे दक्षिणी सीमावर्ती शहर में थे, ध्रुव मल्होत्रा निश्चित रूप से इस अवसर को नहीं गंवाना चाहते थे। ध्रुव मल्होत्रा, उधर देखो, उन लोगों के कपड़े कितने सुंदर हैं। रोशनी वर्मा ने ध्रुव मल्होत्रा की बांह पकड़ ली और पास ही खड़े लोगों के एक समूह की ओर इशारा करते हुए बोली। ध्रुव मल्होत्रा ने उस दिशा में देखा जहां वह खड़ी थीं और उन्हें दक्षिणी सीमा की पोशाक पहने कुछ महिलाएं दिखाई दीं। दक्षिणी सीमा की पोशाक जिनलिंग शहर की पोशाक से काफी भिन्न थी। जिनलिंग शहर के आधुनिक महानगर की तुलना में दक्षिणी सीमा के शहरों में पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों में अधिक स्थानीय विशेषताएं थीं। अगर आपको ये पसंद है तो हम कुछ सेट खरीद सकते हैं। आपका अगला अध्याय साम्राज्य पर है, ध्रुव मल्होत्रा ने हल्की हंसी के साथ कहा। ये सुनकर रोशनी वर्मा की आंखों में छाई स्नेह की चमक तुरंत गायब हो गई। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई जरूरत नहीं। अगर मैं जिनलिंग में ऐसे कपड़े पहनूंगी तो निशा वर्मा और बाकी लोग निश्चित रूप से मेरा मजाक उड़ाएंगे। बोलते बोलते रोशनी वर्मा की आंखों में निराशा भर गई। उसे इस तरह देखकर ध्रुव मल्होत्रा ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। रोशनी वर्मा के पीले हाथ को धीरे से सहलाते हुए बेपरवाही से बोला, क्या तुम्हें अब भी याद है कि मैंने तुमसे क्या कहा था? अगर तुम मेरी औरत हो तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें नीची नज़र से देखने की हिम्मत करे। यदि आपकी दयालुता न होती तो निशा वर्मा और अन्य लोगों की तरह जिन लोगों ने आपका मजाक उड़ाने की हिम्मत की, वे बहुत पहले ही मर चुके होते। आपको इस बात की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है कि वे लोग क्या सोचते हैं। वे केवल महत्वहीन जोकर हैं जो आपके ध्यान के लायक नहीं हैं। ध्रुव मल्होत्रा की बातें सुनकर रोशनी वर्मा के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। ध्रुव मल्होत्रा के बगल में खड़ी रोशनी वर्मा को सुरक्षा की मजबूत भावना ने किसी भी चीज और किसी से भी निडर बना दिया। इसके बाद ध्रुव मल्होत्रा ने रोशनी वर्मा के लिए सदन बॉर्डर के अनूठे परिधानों के कई सेट और कुछ सामान खरीदे। ध्रुव मल्होत्रा की ओर रोशनी वर्मा की नज़र कोमलता से भरी थी। एक रात बिना किसी घटना के बीत गई और अगली सुबह तक कोई घटना नहीं हुई। ध्रुव मल्होत्रा और उनका दल सुबह सुबह गुई दाओ संप्रदाय के प्रवेश द्वार की ओर रवाना हो गया। दो सैन्य हरे रंग की जीपें गुई दाओ संप्रदाय के पार्किंग क्षेत्र में रुकीं। इसके बाद सबसे पहले कर्नल रवि ठाकुर कार से बाहर निकले। उनके पीछे ग्रामीण क्षेत्र से आए 3 वरिष्ठ और दक्षिणी सीमा सेना के 2 गार्ड भी बाहर निकले। कर्नल रवि ठाकुर आ गए हैं। जब गुई दाओ संप्रदाय के लोगों ने कर्नल रवि ठाकुर को देखा तो उन्होंने तुरंत जोर से घोषणा की। ये सुनकर गुई दाओ संप्रदाय में एकत्रित अतिथियों ने आश्चर्य व्यक्त किया। कर्नल रवि ठाकुर व्यक्तिगत रूप से गुई दाओ संप्रदाय में आए थे। क्या गुई दाओ संप्रदाय का प्रभाव इतना महत्वपूर्ण हो गया है? मैंने सुना है कि कर्नल रवि ठाकुर न केवल अपने शिखर पर पहुंच गए हैं, बल्कि और भी आगे बढ़ गए हैं। संभवतः किसी भी समय वे हाफ स्टेप बैटल किंग के दायरे में प्रवेश कर जाएंगे। बस इतना ही नहीं, मैंने सुना है कि आजकल सेना में कर्नल रवि ठाकुर की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई है। यहाँ तक कि देहात के 3 वरिष्ठ लोग भी उनके आगे झुक गए हैं। गुई दाओ संप्रदाय के मेहमान बातचीत से गुलजार थे। अब जब कर्नल रवि ठाकुर अपने शिखर पर लौट आए थे और उन्होंने सेना का नियंत्रण वापस ले लिया था, तो स्वाभाविक रूप से हर कोई उनका बहुत सम्मान करता था। जो लोग मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने आए थे वे दक्षिणी सीमा के सुप्रसिद्ध प्रभावशाली संप्रदायों के लोग थे और उनकी ताकत कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन अपनी स्थिति के बावजूद वे अंततः कर्नल रवि ठाकुर को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सके। यदि यह पहले वाले कर्नल रवि ठाकुर होते जो दक्षिणी सीमा सेना में हर मोड़ पर निराश और संयमित रहते, तो वे अभी भी उनकी पीठ पीछे षड्यंत्र रचने का साहस कर सकते थे। लेकिन आज के कर्नल रवि ठाकुर में एक सच्चे सम्राट की गरिमा छिपी हुई थी और स्वाभाविक रूप से वे पहले की तरह उनका उपहास करने का साहस नहीं कर सके। कर्नल रवि ठाकुर के आगमन की खबर सुनकर मेहमानों के स्वागत के लिए जिम्मेदार गुई दाओ संप्रदाय के एक बुजुर्ग तुरंत खुश हो गए और पहाड़ी द्वार की ओर बढ़ गए। जब तक बुजुर्ग पहाड़ी गेट पर पहुंचे तब तक कर्नल रवि ठाकुर भी 3 बुजुर्ग सलाहकारों और 2 गार्डों के साथ प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके थे। इस बूढ़े ने कर्नल रवि ठाकुर को देखा है। बुजुर्ग ने थोड़ा झुककर गहरी आवाज में कहा,
यद्यपि गुई दाओ संप्रदाय अत्यंत शक्तिशाली था, यहाँ तक कि वे कर्नल रवि ठाकुर की भी अवहेलना कर सकते थे। कर्नल रवि ठाकुर अभी भी दक्षिणी सीमा के नामात्र शासक थे और गुई दाओ संप्रदाय के सदस्य के रूप में बुजुर्ग ने बहुत अहंकार से कार्य करने की हिम्मत नहीं की। बुजुर्ग को देखकर कर्नल रवि ठाकुर भी बहुत विनम्र हुए और उन्होंने धनुष लौटा दिया। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उप संप्रदाय मास्टर जियांग व्यक्तिगत रूप से मेरा स्वागत करने आएंगे। इससे राजा को बहुत सम्मानित महसूस हो रहा है। उनके पहले के बुजुर्ग वास्तव में गुई दाओ संप्रदाय के उप संप्रदाय नेता तेजस ओझा थे। तेजस ओझा की ताकत पहले ही ग्रेट ग्रैंड मास्टर स्तर के शिखर पर पहुंच चुकी थी, हर पहलू में कर्नल रवि ठाकुर से अधिक मजबूत। यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि तेजस ओझा स्वयं एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी था जो कर्नल रवि ठाकुर से मुकाबला करने के योग्य था। केवल गुई दाओ संप्रदाय का समर्थन होना और उसका उप संप्रदाय नेता होना ही कर्नल रवि ठाकुर के लिए उसके साथ विनम्रतापूर्वक व्यवहार करने के लिए पर्याप्त कारण था। कर्नल रवि ठाकुर का अपने प्रति यह रवैया देखकर तेजस ओझा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कर्नल रवि ठाकुर व्यक्तिगत रूप से आएंगे। आपकी यात्रा हमारे गुई दाओ संप्रदाय के लिए बहुत सम्मान की बात है। हे, ये राजा संप्रदाय नेता सु के साथ चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण व्यवसाय पर गुई दाओ संप्रदाय में आया है। कर्नल रवि ठाकुर ने अपने इरादे नहीं छिपाए और खुलकर बोले। ये सुनकर तेजस ओझा ने हल्का सा सिर हिलाया। जाहिर तौर पर वह कर्नल रवि ठाकुर के उद्देश्य से पहले से ही वाकिफ थे। आखिरकार कुछ दिन पहले दक्षिणी सीमा सेना के मुख्यालय का दौरा करने वाले दो गुई दाओ संप्रदाय के बुजुर्गों ने भी राजा से उसके इरादों के बारे में जान लिया था और संप्रदाय के नेता और उप संप्रदाय नेता को इसकी सूचना दी थी। अब तक कर्नल रवि ठाकुर द्वारा गुई दाओ संप्रदाय के साथ गठबंधन करने की खबर संप्रदाय के लगभग सभी उच्च पदस्थ सदस्यों को ज्ञात हो चुकी थी। कृपया अंदर आइए, कर्नल रवि ठाकुर। मैं अभी किसी को भेजकर संप्रदाय के नेता को आपसे मिलने के लिए कहूंगा। तेजस ओझा ने मुस्कुराते हुए कर्नल रवि ठाकुर और उनकी टीम का अंदर स्वागत किया। कर्नल रवि ठाकुर ने भी थोड़ा सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तो मुझे डिप्टी सेक्ट मास्टर जियांग को परेशान करना होगा। कर्नल रवि ठाकुर और तेजस ओझा को जाते देख वहां मौजूद लोगों के हाव भाव बदल गए। कर्नल रवि ठाकुर गुई दाओ संप्रदाय के इतने करीब कब आ गए? कर्नल रवि ठाकुर गुई दाओ संप्रदाय के साथ गठबंधन करने के बारे में नहीं सोच रहे होंगे, है न? अगर ऐसा है तो दक्षिणी सीमा पर कौन सा संप्रदाय गुई दाओ संप्रदाय के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है? भगवान, कर्नल रवि ठाकुर अपनी वापसी पर बड़ी खबर सुनाने जा रहे हैं। अगर कर्नल रवि ठाकुर गुई दाओ संप्रदाय के साथ गठबंधन कर लेते हैं तो उनकी स्थिति पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगी। भीड़ में धीमी धीमी फुसफुसाहट गूंज रही थी। शक्तिशाली कर्नल रवि ठाकुर और गुई दाओ संप्रदाय के बीच गठबंधन ने स्वाभाविक रूप से वहां उपस्थित सभी लोगों के दिलों को हिला दिया। और उसी समय ध्रुव मल्होत्रा और उनका दल भी गुई दाओ संप्रदाय में आ गया था। जैसे ही ध्रुव मल्होत्रा और उनके साथी अपनी गाड़ी से उतरे, उन्होंने देखा कि कर्नल रवि ठाकुर का तेजस ओझा द्वारा गुई दाओ संप्रदाय में स्वागत किया जा रहा है। महाराज, कर्नल रवि ठाकुर का स्वागत करने वाला व्यक्ति गुई दाओ संप्रदाय का उप संप्रदाय नेता तेजस ओझा है। ये देखते हुए कि वे एक दूसरे के साथ कितने सौहार्दपूर्ण हैं, ऐसा लगता है कि कर्नल रवि ठाकुर गुई दाओ संप्रदाय को लुभाने का इरादा रखते हैं। समर जोशी ध्रुव मल्होत्रा के पास पहुंचे और धीमी आवाज में बोले। जवाब में ध्रुव मल्होत्रा ने केवल मुस्कुराकर सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। अध्याय 141 3 बाधाएं। महाराज, आपने न केवल उसे बचाया बल्कि उसकी शक्ति को भी चरम सीमा तक पहुंचा दिया। अब वह जानबूझकर आपके साथ नहीं आ रहा है, केवल गुई दाओ संप्रदाय का पक्ष लेने के लिए। करण मल्होत्रा ने आक्रोश से कहा। उसके शब्दों में एक गहरी हत्यारी आभा थी। ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था, लोगों की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, तुम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। क्या तुम अपना स्वभाव नहीं बदल सकते? कर्नल रवि ठाकुर जो करना चाहते हैं वह उनकी स्वतंत्रता है, आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते और न ही मैं। ये सुनते ही करण मल्होत्रा के चेहरे पर उदासी छा गई और गुस्से से भरे होने के बावजूद उन्होंने चुपचाप अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। तभी करण मल्होत्रा चिल्लाया, उत्तरी युद्ध का राजा आ गया है, तुम उससे मिलने क्यों नहीं आते? एक महान ग्रैंड मास्टर की शक्ति के चरम पर करण मल्होत्रा की आवाज तुरंत पूरे गुई दाओ संप्रदाय में फैल गई। यहाँ तक कि तेजस ओझा और कर्नल रवि ठाकुर के लोग जो पहले से ही गुई दाओ संप्रदाय में प्रवेश कर चुके थे, उनके हाव भाव भी बदल गए। उत्तरी युद्ध के राजा यहाँ हैं, क्या हम उनसे मिलने चलें? कर्नल रवि ठाकुर, तेजस ओझा ने उदास चेहरे से कहा। ध्रुव मल्होत्रा श्रद्धांजलि देने आए और गुई दाओ संप्रदाय के उप संप्रदाय प्रमुख के रूप में तेजस ओझा ने स्वाभाविक रूप से उन पर कोई दया नहीं दिखाई।
कर्नल रवि ठाकुर एक क्षण के लिए चुप रहे, फिर मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। खेत के तीनों बुजुर्ग परेशान दिख रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे और एक दूसरे की आंखों में बेबसी के भाव देख रहे थे। कुछ देर विचार करने के बाद सबसे बड़े बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा, चलो हम भी उत्तरी लियाओ राजा से मिलेंगे। इसके साथ ही तीनों फील्ड एल्डर्स ने कर्नल रवि ठाकुर के कदमों का अनुसरण किया। अपने पीछे खड़े 3 बुजुर्गों के अजीब व्यवहार को देखकर कर्नल रवि ठाकुर की भौहें अनायास ही सिकुड़ गईं। यहाँ तक कि उत्तरी युद्ध राजा भी आ गया है। मैंने सुना है कि मियामोतो मुसाशी दक्षिणी सीमा सेना के पास वहां के शक्तिशाली लोगों को चुनौती देने गया था और अंत में यह उत्तरी युद्ध राजा ही था जिसने कार्रवाई की और मियामोतो मुसाशी को हरा दिया। सचमुच, मैंने सुना है कि मियामोतो मुसाशी एक राजा स्तर का योद्धा है और वह भी उत्तरी लियाओ राजा का मुकाबला नहीं कर सकता। हे, उत्तरी लियाओ राजा कितना शक्तिशाली है। युद्ध क्षेत्रों के 4 राजाओं में सबसे अथाह शक्ति। अप्रत्याशित रूप से यहाँ तक कि वह गुई दाओ संप्रदाय में आ गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गुई दाओ संप्रदाय का इतना प्रभाव होगा जो 2 राजाओं को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करने में सक्षम है। गुई दाओ संप्रदाय में एकत्रित भीड़ भी उत्साहपूर्वक चर्चा कर रही थी। कर्नल रवि ठाकुर की तुलना में गुई दाओ संप्रदाय में उत्तरी युद्ध राजा के आगमन से उन्हें अधिक झटका लगा। आखिरकार उत्तरी युद्ध का राजा ही वह था जिसने मियामोतो मुसाशी जैसे राजा स्तर के योद्धा को हराया था। ध्रुव मल्होत्रा और उनका दल गुई दाओ संप्रदाय के पर्वतीय द्वार की ओर बढ़ रहे थे और तेजस ओझा और उनका दल भी पर्वतीय द्वार की ओर चल रहे थे। जल्द ही दोनों समूह पहाड़ी द्वार पर मिले। उत्तरी लियाओ राजा को नमस्कार। ध्रुव मल्होत्रा को देखते ही कर्नल रवि ठाकुर ने हाथ जोड़कर और मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया। ध्रुव मल्होत्रा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कर्नल रवि ठाकुर हमसे देर से निकलेंगे, फिर भी जल्दी पहुंच जाएंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट लगता है कि कर्नल रवि ठाकुर गुई दाओ संप्रदाय में आने के लिए बहुत उत्सुक थे, है न? साम्राज्य पर नई कहानियों का अनुभव करें। यह सुनकर कर्नल रवि ठाकुर के चेहरे पर भाव बदल गए और उनका चेहरा कुछ अजीब सा हो गया। आखिरकार ध्रुव मल्होत्रा ही उनका जीवन रक्षक था और अब गुई दाओ संप्रदाय को आकर्षित करने के लिए वह जानबूझकर ध्रुव मल्होत्रा से दूरी बना रहे थे, जो किसी भी नैतिक मानदंड से अनुचित था। हालांकि दक्षिणी सीमा पर सत्ता अपने हाथों में रखने के लिए कर्नल रवि ठाकुर ने यह नहीं सोचा कि उन्होंने कुछ गलत किया है। कर्नल रवि ठाकुर के बोलने से पहले ही उनके बगल में बैठे तेजस ओझा ने सबसे पहले कहा, क्या उत्तरी युद्ध के राजा पर्वत भ्रमण के लिए आए हैं? हे, ये बात कहने का एक दिलचस्प तरीका है। ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं पहाड़ की यात्रा के लिए यहाँ नहीं होता तो मैं आपके गुई दाओ संप्रदाय में क्यों आता? ध्रुव मल्होत्रा के तेवर देखकर तेजस ओझा का चेहरा बेहद खराब हो गया। उनकी बातचीत आसपास के लोगों ने भी सुन ली। ये सुनकर कि ध्रुव मल्होत्रा पर्वत भ्रमण के लिए यहाँ आए हैं, सभी के चेहरों के भाव बदल गए। उत्तरी युद्ध राजा यहाँ पहाड़ की यात्रा के लिए आया है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे गुई दाओ संप्रदाय से कोई दुश्मनी है और वह बदला लेने के लिए यहाँ आया है? हे, मैंने सुना है कि उत्तरी लियाओ क्षेत्र में हाल ही में काफी परेशानियां हुई हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि यह उत्तरी युद्ध किंगकेन अब वहां घुल मिल नहीं पाया है और अपनी ताकत दिखाने के लिए हमारी दक्षिणी सीमा पर आ गया है? कौन जानता है इन शक्तिशाली व्यक्तियों के इरादे क्या हैं, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। हालांकि एक राजा का पर्वत भ्रमण करना वास्तव में देखने लायक दृश्य है। आसपास खड़ी भीड़ एक दूसरे से कानाफूसी कर रही थी, कुछ लोग व्यंग्यात्मक लहजे में तो कुछ लोग प्रशंसा के भाव से। तेजस ओझा ने ध्रुव मल्होत्रा को ठंडी निगाहों से देखा और फिर गहरी आवाज में कहा, उत्तरी लियाओ राजा, हमारे गुई दाओ संप्रदाय की पर्वत यात्रा 3 चुनौतियों में विभाजित है। पहला, ये पर्वत द्वार का पर्वत सुरक्षा व्यू है जो हमारे गुई दाओ संप्रदाय के 81 शिष्यों द्वारा निर्मित है। दूसरा गठन माउंटेन गेट में प्रवेश करने के बाद संप्रदाय का गठन है, असंख्य ब्लेड गठन। ये हमारे गुई दाओ संप्रदाय के 16 बुजुर्गों द्वारा निर्धारित किया गया है। गुई दाओ संप्रदाय का दौरा करने में 3 चुनौतियां शामिल हैं। पहले 2 दुर्जेय व्यू रचनाएं हैं, चाहे वह पहली चुनौती में माउंटेन प्रोटेक्शन व्यू रचना हो या दूसरी में मायरिएट ब्लेड फॉर्मेशन, दोनों ही हमारे संप्रदाय में दुर्जेय आकृतियों की पीढ़ियों का अध्ययन है और एक ही संरचना में आक्रमण और रक्षा का संयोजन करते हैं। दूसरी चुनौती के रूप में 16 महान ग्रैंड मास्टरों द्वारा स्थापित मैरिएट ब्लेड फॉर्मेशन का उल्लेख करना तो दूर की बात है, इसकी शक्ति की कल्पना कीजिए। यहाँ तक कि पहली चुनौती की पर्वतीय सुरक्षा श्रृंखला, जो कि 81 शिष्यों द्वारा बनाई गई थी, भी ऐसी चीज नहीं है जिसे साधारण शक्तिशाली लोग भेद सकें। गुई दाओ संप्रदाय के इस पर्वतीय सुरक्षा समूह का सामना करते हुए अपने शिखर पर एक औसत महान ग्रैंड मास्टर भी इस संरचना के अंतर्गत आ सकता है। तीसरी चुनौती के बारे में क्या? ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए पूछा।
ध्रुव मल्होत्रा के चेहरे पर एक सहजता और लापरवाही का भाव था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने तेजस ओझा द्वारा बताई गई दो संरचनाओं को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। तेजस ओझा के चेहरे पर उदासी छा गई और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, यदि उत्तरी युद्ध राजा पहली दो चुनौतियों को पार कर सकता है, यदि आप हमारे गुई दाओ संप्रदाय की दो संरचनाओं को नष्ट कर सकते हैं, तो आप तीसरी चुनौती का प्रयास कर सकते हैं। तीसरी चुनौती की देखरेख हमारे गुई दाओ संप्रदाय के संप्रदाय नेता द्वारा व्यक्तिगत रूप से की जाती है। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने पूरी तरह से उदासीन भाव से मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। तेजस ओझा ने आगे कहा, यदि उत्तरी युद्ध राजा तीनों चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार कर लेता है, तो उसके बाद से जब भी हमारे गुई दाओ संप्रदाय के शिष्यों का सामना उत्तरी लियाओ राजा से होगा, तो उन्हें अपने कनिष्ठ के प्रति उचित सम्मान दिखाना होगा और उसके बाद 3 शे पीछे हटना होगा। और उत्तरी युद्ध राजा भी हमारे गुई दाओ संप्रदाय के खजाने की तिजोरी से कोई भी खजाना ले सकेगा जो वह चाहे। ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा और फिर पूछा, अगर मैं हार गया तो? हे, ये तो आसान है। तेजस ओझा ने ठहाका लगाया और फिर आगे कहा, चाहे वह पहली दो चुनौतियों की महान संरचनाएं हो या हमारे गुई दाओ संप्रदाय के संप्रदाय नेता के सामने आने वाली तीसरी चुनौती, जरा सी लापरवाही मौत का कारण बन सकती है। यदि उत्तरी युद्ध राजा हार जाता है, तो मुझे डर है कि वह गुई दाओ संप्रदाय को जीवित नहीं छोड़ पाएगा, और मैं केवल यही आशा करता हूं कि उत्तरी लियाओ राजा की विफलता के बाद अन्य लोग बदला लेने के लिए हमारे गुई दाओ संप्रदाय में नहीं आएंगे। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने बेफिक्री से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर हम शुरू करें। तेजस ओझा ने बिना कोई शब्द गनवाए सीधे अपने पीछे खड़े गुई दाओ संप्रदाय के एक शिष्य की ओर इशारा किया। शिष्य को तुरंत समझ में आ गया और फिर शिष्य के मुंह से एक ऊंची आवाज निकली, उत्तरी लियाओ राजा, आज का पर्वत भ्रमण, पर्वत सुरक्षा क्रम शुरू करें।